सती के कहने पर उसके पति का प्राण इसलिए आ जाता है कि सती का सत्व ज्यादा बड़ा है, इसलिए उसका ईश्वर ऐसा है जो मरे हुए आदमी का प्राण वापस ला देता है। मैं करता हूँ सोमवार का व्रत और खा लेता हूँ जाके बिना लहसुन प्याज का पिज्जा, मेरा ईश्वर क्या लाएगा? मनुष्य जितना बड़ा उतना बड़ा उसका भगवान। मेरी माता जी की जो सबसे अच्छी बात है ना कि जो चूहा भी मिठाई खा जाता था वो ये मानती थी कि भगवान खा रहा है। मुझे आज तक ये विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उनका विश्वास जो सरेंडर था वो इतना ज्यादा था कि मुझे अपने शर्म आती थी कि मुझे किसी पे भी इतना सरेंडर में नहीं कर पाऊंगा। और वो रुमाल में गाजा पट्टी बना के दिखा देता था, कत्था चुना से, ठीक है। तो फिलिस्तीन ने यहाँ पर ऐसे किया है और यहाँ इजराइल का यहाँ पे दावा है। पान दुकान वाला ऐसे हाथ में कत्था लिख देकर ये हटाए तो हम यहाँ पान बनाए। तो जब बाहुबली की कहानी आई तो पहली बार एक व्यक्ति ऐसा खड़ा हुआ कि उसने कहा भाई मैं तो 500-700 करोड़ की एक पिक्चर बना रहा हूँ, 2 पार्ट में बनाऊंगा। भाई नॉर्मली क्या था, पिक्चर एक हिट हो गई, हेरा फेरी हिट हो गई तो हेरा फेरी का फिर हेरा फेरी बन गई, या गोलमाल हिट हो गई तो 4 गोलमाल बन गई। लेकिन एक आदमी उसने कहा मैं बनाऊंगा ही 2 पार्ट में। आपको क्या लग रहा है कि प्रेमचंद को गोदान के विषय के लिए लोग सम्मान करता है? पढ़े भी नहीं पढ़ता है, लेकिन प्रेमचंद जानता है वोट प्रेमचंद के पास बहुत है। बूथ पर यूथ का कब्जा और यूथ प्रेमचंद के गांव से है। जो आदमी मैला आंचल लिख रहा है, जो आदमी प्रतिपरी कथा लिख रहा है, उसको जनता अपना जनप्रतिनिधि नहीं समझ रही है। जो जनता की आत्मा का बिंब उतार दे रहा है कागज में, जो उसके दर्द को अपना बना के उतार दे रहा है कागज में, उसको जनता मानती है कि मेरा जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता। जमानत जब्त करवा दे रहा है जनता। हम लोग आराम से बिस्किट डुबोते हैं, चाय में खाते हैं और देखते हैं अच्छा 12 लोग मर गए, अच्छा एक बस पलट गई, 36 बच्चे मर। हम लोगों के शिकन नहीं आती है चेहरे पे। लेकिन अगर यही कोई कहानी आप उसकी पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत दिन तक उसमें आंसू भी आएगा, गिरेंगे, क्योंकि वो एक जो बच्चा है या जो कोई व्यक्ति है, लेखक क्या करता है, वो जिस व्यक्ति की कहानी बता रहा है आपको, उसको आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी बीवी, आपका पति बना दे रहा है। मैं जिस दुनिया में जन्मा हूँ वहाँ यही दुनिया है। वहाँ बाप बेटे को ऐसे ही गाली देता है तो मैं बाप और बेटा थोड़ी खत्म कर दूंगा तुम्हारे साहित्य अकेडमी के लिए। रखो अपना अवार्ड अपने पास। गुस्से में राही साहब ने एक और किताब लिखी जिसमें एक भी गाली नहीं थी और उन्होंने उसके प्रीफेस में लिखा है कि किताब अपने आप में गाली, किताब अपने आप में इतनी बड़ी गाली है, इसमें एक भी गाली नहीं। ओह माँ ये दुनिया रे तेरे आंचल से छोटी है, रे तेरे आंचल से छोटी है माँ। साथियों, आपने इस पॉडकास्ट में इंटरेस्ट दिखाया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इस पॉडकास्ट में एक गेमिंग सेक्शन होता है जो हम केवल अपने स्ट्राइकिंग थॉट शो यूट्यूब चैनल पर डालते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उसको भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको इस पॉडकास्ट के डिलीटेड सीन्स चाहिए, BTS चाहिए और हमारे जो आगे आने वाले गेस्ट हैं उनसे अपने क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आप हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं। और साथियों, ये पॉडकास्ट शिक्षणम द्वारा संभव हो पाया है। आप सभी को पता होगा कि शिक्षणम पर हम भारतीय दर्शनों को, उपनिषदों को और संस्कृत भाषा को सिखाते हैं। और इस बार आपके लिए खुशखबरी भी है कि हमारे संस्कृत कोर्स में अब आपको अनलिमिटेड लाइव सेशंस मिलेंगे। यानी आप हमारे संस्कृत कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको आजीवन जो आचार्य पढ़ाते हैं उनसे हर रविवार को शाम 7 बजे जुड़ने का मौका मिलेगा। आप संस्कृत से जुड़े विषयों पर बात कर सकते हैं और अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और ये आपको आजीवन काल के लिए मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे शिक्षणम ग्रो कर रहा है हम संकल्पबद्ध होते जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा आपकी सहायता करने के लिए। डिटेल्स और लिंक्स आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आइए अब पॉडकास्ट को प्रारंभ करते हैं। सभी साहित्य और दर्शन प्रेमियों का शिक्षणम द्वारा आयोजित स्ट्राइकिंग थॉट्स पर स्वागत है। साथियों, जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक लिखा था कि प्रकृति विकृति भिन्नः शुद्ध बोध स्वभावः सद असत इदम शेषम भास्यन निर्विशेषः। अगर आप इसका अर्थ देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया है कि जो जगत है, जो इसका पूरा जंजाल है, जो नानात्व हमें दिखता है, इतना हमें वेरिएशन दिखता है, घटनाएं दिखती हैं, इन सबके परे एक प्योर फिलॉसफी है, एक प्योर कॉन्शियसनेस है, एक प्योर नॉलेज है जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। और उसी ब्रह्म से ये पूरा जगत जनता है और उसी में विलीन हो जाता है। अब मैं ये ब्रह्म की बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज का एपिसोड बहुत विशेष है। आज हमारे साथ एक नहीं 2 ब्रह्म जुड़ने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं 2 लेखक। और मैं लेखकों को ब्रह्म ही मानता हूँ, क्योंकि जब वो कोई रचना करते हैं, जब वो कोई पुस्तक लिखते हैं तो उसमें पूरा का पूरा वो जगत बनाते हैं। और अगर उन पुस्तकों से, उन रचनाओं से आप जगत को छीन लें, आप उन पात्रों को छीन लें, तो केवल सूखा दर्शन बच जाता है जो उस लेखक ने उसी दर्शन से उस पूरे जगत को, उस पूरे पात्र को बनाया था। अब ये सब बातें मैं आपसे अकेले
अकेले भी कर सकता था, लेकिन अकेले तो केवल बड़बड़ाया जा सकता है, पागल हुआ जा सकता है, लेकिन बातें नहीं की जा सकती। इस बहुचर्चित पंक्ति और ऐसे ही हजारों पंक्तियों को लिख चुके दिव्य प्रकाश दुबे जी आज मेरे दाईं तरफ हैं। आपने इनकी मसाला चाय हो गई, मुसाफिर कैफे हो गया, आको बाको हो गया, इब्ने बतूती हो गई, इन सभी रचनाओं को पढ़ा होगा, देखा होगा। काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। साथ में अगर मैं दिव्य प्रकाश दुबे जी की बात करूं तो इन्होंने रुड़की से कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया था, उसके बाद एमबीए भी किया। लेकिन जब बाद में उनको ये पता चला कि उनका दिल कागजों में लगता है तो उनके दिमाग ने फिर लेखनी को ही चुना और आज वो लेखक बन चुके हैं। आपका स्वागत है दिव्य प्रकाश जी। साथ में हमारे बाईं तरफ नीलोत्पल मृणाल जी हैं। नीलोत्पल मृणाल जी को इंट्रोडक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। इनकी जितनी भी किताबें रही हैं, चाहे वो औघड़ हो, डार्क हॉर्स हो या यार जादूगर हो, सभी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। हम इनको पढ़ते हुए आए हैं। साथ में अगर नीलोत्पल मृणाल जी की बात करें तो इनको 2016 में साहित्य अकादमी के युवा पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। यूपीएससी के एस्पिरेंट भी रहे हैं और इसीलिए हम देखते हैं कि न केवल ये कलम से, लेखनी से, बल्कि अपनी आवाज़ से भी समाज सुधार के मुद्दों पर अपनी आवाज़ भी उठाते हैं। तो नीलोत्पल जी, आपका भी स्वागत है स्ट्राइकिंग थॉट्स पर। मेरा सौभाग्य है कि मैं 2 भारत के लीडिंग लेखकों को एक मंच पर ला सका हूँ। और अभी जब नीलोत्पल जी पकड़ में आ गए हैं तो मुझे जानना है जय हो का क्या है ये कॉन्सेप्ट आपका हर जगह जय हो चल रहा है। नहीं, वो एक तरह से ये होता है कि भाई आप जब मतलब एक, ये मैं आदत तो नहीं कहूँगा, मतलब ये अनायास नहीं है बल्कि सायास है कि अब जब आप कुछ भी कहते हैं, बोलते हैं तो एक पॉजिटिव नोट पे जब बात को विराम दिया जाए तो जय हो एक शुभकामना के तौर पर, जैसे लोग मिलने के साथ राम राम करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो उसी नोट में ये बात है कि भाई जो है। नहीं, अक्सर आपकी नॉवेल का एंड भी और पोस्ट वगैरह में भी मैं कैप्शन में जय हो देखता हूँ और बहुत मतलब पॉजिटिव भी है। नहीं, वो बहुत अच्छा है वो। तो वो मैं कहा कि जब भी आप पकड़ में कभी आएंगे तो मैं जय हो पूछूंगा कि जय हो के पीछे का है क्या राज। नहीं, बल्कि पोनियन सेल्वन में एक जगह जब वो जीत जाते हैं, जब चोल राजा, और वो ये जब निकल रहे होते हैं, जो पोनियन सेल्वन है, राजा राजा चोल, तो जब वो अपना आर्मी से आखिरी सीन जो आता है तो उसमें एक जगह डायलॉग में भी हम लोगों ने, चूंकि जय हो का इतना साउंड पॉजिटिव है और जो वहाँ पे वेट्रीवेल करके जो था तमिल में, तो हम लोग को उसका एक पैरेलल चाहिए था। तो जो भी बन रहा था ना, तो हम लोगों ने उसको रखा जय हो विजय हो। अच्छा। तो जब निकलते हैं वो पूरे विजय के लिए, जो अगले 200-300 साल फिर वो उनका जो रहा, तो जो राजा राजा चोल जब निकल रहे हैं अपनी नौसेना के लिए, तो जो हाथ से कर रहे हैं तो जय हो विजय हो, तो उसका विजय हो वहां से साउंड हम लोग, मैंने भी नीलोत्पल की नकल करके नहीं और असल में जय हो जब आप कहते हैं ना, तो वो जो उद्घोष है ना, वो सामने वाले के लिए तो है पॉजिटिव, वो आपको अंदर से भी एक तरह से सकारात्मक भाव देता है। जय हो एक ऐसा उद्घोष है जो आपके अंतर्नाद से निकल के आता है। जय हो, मेरा भी हो, तुम्हारा भी हो, विश्व का हो। और वो इस तरह से हम उसको देखते हैं। और जैसे मुझे क्या लगा था ना, जैसे हम लोग की जो यूपी बिहार साइड है, खैर मैं भी अयोध्या से ही हूँ, तो हम लोग की तरफ बहुत से ऐसी चीज़ें चलती हैं, और महाराज और गुरु तुम बताओ, तो मुझे लगा हो सकता है आपके रीजन से मतलब ये चलता हो जय हो, या फिर आपने अपना एक। नहीं, हम लोग जो चलता है हमारे तरफ वो काशी लेवल का ही है। अच्छा, हाँ, आप वो समझ तो बस इससे आप समझ जाइए। नहीं, वो काशी वाली बातें अगर हो भी जाएंगी तो बीपी करना पड़ेगा हमें। नहीं तो एडिट बाद में ना मेहनत हो, इसलिए हम लोग पहले ही या तो बोलना ही रहेगा तो बोल देंगे, हम लोग खुद ही बोल देंगे, बाद में न डालना पड़ेगा। नहीं। बाकी मेरा चैनल जैसे आप लोगों को पता होगा, अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया है ये, लेकिन मोस्टली हमारी जो ऑडियंस है वो आध्यात्म, दर्शन, इससे जुड़ी हुई ऑडियंस है। तो मैं आऊँगा, राइटिंग पे भी आऊँगा, मैं इस पे भी आऊँगा, आपने यात्रा कैसे प्रारंभ की, आपका राइटिंग रूटीन क्या है, माइंडसेट क्या है, सब बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चूँकि आध्यात्म और दर्शन का, और हमारी ऑडियंस हर क्षेत्र के व्यक्ति से जानना चाहती है कि वो आध्यात्म को कैसे देखते हैं, और चूँकि आप राइटर्स हैं और भारत में जो सेटिंग्स है उनको ही आप लेते हैं, यहाँ के युवाओं की कहानी रहती है, यहाँ के ही संबंधों की कहानी रहती है, तो कहीं ना कहीं धर्म आ ही जाता है। आप कितना भी, क्योंकि भारत देश में ढेर सारे धर्म हैं, तो आप बच नहीं सकते अपनी उसमें, कुछ ना कुछ तो आप लाएंगे ही। जैसे मैं डार्क हॉर्स की बात करूँ तो आपने अलग अलग कैरेक्टर के माध्यम से, चाहे संतोष के माध्यम से आपने कटाक्ष किया हो बाह्य आडंबर पर, चाहे फिर गुरु के माध्यम से आपने संस्कृति को डिफाइन किया हो। और आध्यात्म की डेफिनेशन अलग अलग धर्मगुरुओं से मैंने बहुत पूछी है, बहुत जाना है। मुझे अब लेखकों के मुख से जानना है कि उनका अध्यात्म क्या है, और युवा को वो कैसा अध्यात्म, युवा का कैसा अध्यात्म वो देख रहे हैं। तो पहले तो ये जानूंगा कि अध्यात्म क्या है। दूसरा ये मुझे जानना है कि जब आप किताबें लिखते हैं
तो क्या पहले सोच के रखते हैं कि कहानी जहाँ समाप्त हो रही है पढ़ने वाला बस उतना लेके जाए, या जो मेरा अध्यात्म है, मतलब आप कुछ ज़्यादा चाह रखते हैं अपनी कहानी से कि केवल कहानी तक सीमित रहते हैं? तो प्रश्न अभी केवल इतना है, पहले आप मुझे अध्यात्म बताइए। ये प्रश्न बहुत बड़ा है और पर्याप्त है। हालांकि इस प्रश्न के एक ही प्रश्न के 2 खंड नहीं है, बल्कि दोनों स्वतंत्र प्रश्न है अपने आप में। पहला प्रश्न तो ये है कि अध्यात्म को किस तरह से देखते हैं। देखिए, सामान्य तौर पर अगर हम अपने समय में जब अध्यात्म की बात करते हैं, 2 तरह का अध्यात्म हमें दिखता है। एक जो विजुअल अध्यात्म है जिसमें यज्ञ हो रहा है, गमछा बांध रहे हैं, नहीं कर्मकांड उतना उस लेवल पर भी नहीं पहुंच रहे हैं। विजुअल वाला जो आपको दिखता है कि महाकाल यहाँ लिखवा लिए हैं सिंदूर से, यहाँ तुलसी माला, मतलब एक ऑर्नामेंटल पूरा अलंकारिक, और जो मोटरसाइकिल पर मान लीजिए एक मुरेठा बांध के नारा लगाते हुए जा रहे हैं, पंडाल गाड़े हुए हैं, डांस चल रहा है, डीजे बज रहा है ना, और नहीं भी बज रहा है कहीं ध्यान भी लगाए हैं तो कैमरा के सामने लगाए हैं। एक दोस्त को करिए रील बना लेना, 4 बार रील के कारण 4 बार ध्यान लगाना हो रहा है क्योंकि सामने से आदमी गुजर जा रहा है। एक तरह का वो भी अध्यात्म है। जब हम उस तरह के अध्यात्म की बात करते हैं तो फिर दूसरा एक पक्ष आ जाता है, काउंटर पक्ष, कि यह अध्यात्म नहीं है, तुम पाखंड करते हो। तो वो उसको बहुत लॉजिकली काटता है, और तब आपको लगता है कि यानी कि अध्यात्म का अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि हम उस लॉजिक से कट जाते हैं जिसके सामने हमने, लॉजिक के सामने हमने खड़ा क्या किया है, हमने एक छद्म अध्यात्म खड़ा ही किया है, इसलिए उसको बड़ी आसानी से धाराशाही कर देता है। और फिर आपको लगता है कि आधुनिकता का बोध इसी में है, जिसमें अध्यात्म बहुत ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता है। दूसरा अध्यात्म वो है जो आपकी चेतना में है, जो आपके अंतःकरण से उत्पन्न होता है, जो आपके प्रैक्टिस में है, आपके अभ्यास में है, और अभ्यास आपके जीवनचर्या के अभ्यास में है। उसको फेक नहीं कर सकते आप। कई बार आप उसको व्यक्त ही नहीं कर सकते हैं, आप अपने प्रैक्टिस को भी व्यक्त नहीं करते हैं। तो मेरे लिए अध्यात्म निश्चित रूप से वही प्रक्रिया, एक क्रिया है जो मेरे अंतर्मन में है और जिसको मैं महसूस कर सकता हूँ, महसूस इस तरह से कर सकता हूँ, और बहुत वैज्ञानिक तरीके से है। आप कभी रोते हैं तो आप कहते हैं मुझे एक कंधा चाहिए जहाँ पर मैं हल्का हो सकूँ, जहाँ मैं कह सकूँ। तो निश्चित रूप से हमारा जो सनातन है, जिसमें हम प्रतीक के तौर पे पूजा करते हैं किसी पे, वो हमारा कंधा है, आलम्बन है, बस वो कंधा ही है। और ईश्वर है या नहीं है, इस पर भी बहुत बहस होती है। दुनिया में ऐसा कोई भी वस्तु या कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है जो ना हो और उसका हम नाम जानते हो। आप संसार के किसी ऐसी वस्तु का नाम बताइए जो अस्तित्व में नहीं है लेकिन उसका हम नाम जानते हैं, है ही नहीं। तो फिर हम ईश्वर आया कहाँ से, जो अस्तित्व में ही नहीं है? तो ये आया ही कहाँ से? क्योंकि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अस्तित्व में नहीं है और फिर भी हम उसका नाम जानते हैं, और हम बड़ी आसानी से कहते थे देखो इसका नाम तो है लेकिन ये है नहीं। तो यही है कि अगर आप हमारे गांव के मंटू से पूछिएगा कि राष्ट्रपति भवन का अस्तित्व देखे हो तो ना नकार देगा, क्योंकि वो गया नहीं है। फिर हम उसको ये बोले 345 कमरा होता है, वो उसको कहेगा कि गांजा पी के बोल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। पात्र से पूछा जाना चाहिए, राष्ट्रपति भवन गए हो, सांसद से पूछिए, किसी मंत्री से पूछिए जो वहाँ शपथ ग्रहण के दौरान गया हो। यानी कि आप अध्यात्म की बातें अमूमन हम पात्रों से नहीं करते, हम उसको चर्चा का पात्र बना दिए हैं, लेकिन पात्रों से बात ही होती नहीं है। तो एक तो अध्यात्म की वो परिभाषा है जहाँ पर मिलती है। निश्चित रूप से ईश्वर पर भी विश्वास है, अध्यात्म पर विश्वास है। अध्यात्म वो रास्ता है जहाँ पर मनुष्य को मनुष्य होने के बोध से परिचित कराने की प्रक्रिया होती है, चाहे वो मंत्र के माध्यम से हम करें, चाहे हम ध्यान के माध्यम से करें, है ना। तो उस तरह से देखते हैं, और बहुत बल देता है। बल इस तरह से देता है कि वही है कंधा ढूंढने वाली बात, कि जिस तरह से हम माँ के पास जाके, पिता के पास जाके, बंधु के पास जाके, मान लीजिए मित्रों के पास जाके जहाँ हम सुकून पाते हैं, वो भी मेरा एक ऐसा ऊर्जा पुंज है जहाँ पर जाके हमको लगता है कि ये ऐसा शक्ति है जो हमें संभाल लेगा। और ये कहीं से आडंबर नहीं है, ये कहीं से कर्मकांड नहीं है, और मेरे जैसे व्यक्ति या किसी के जैसा व्यक्ति ये क्या बताएगा, इस पर प्रश्न उठाने की बात नहीं है कि मैं आंख मूंद कर इसको स्वीकार कर लेता हूँ श्रद्धा से और प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ। मैं ज्योतिष भी पढ़ता हूँ। अच्छा। मैं ज्योतिष जब पढ़ रहा था, भाई दुनिया में किसी भी व्यक्ति की कुंडली दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलती है। एक समय में जुड़वा भाई जो पैदा होता है, जुड़वा बहन जो पैदा होती है, उसी समय में उसी अक्षांश पर, और उसकी कुंडली आप बनाइए, उसकी लग्न कुंडली बदल जाएगी, चंद्र कुंडली बदल जाएगी। ये साइंस नहीं है तो क्या है? नहीं, एक्चुअली मेरे पिताजी भी एस्ट्रोलॉजी में थे। मैं इस तरह से एस्ट्रोलॉजी में, चूँकि आजकल एस्ट्रोलॉजी में मतलब आप बहुत सी चीज़ें आ गई इंटरनेट पे, और
छद्म विद्या जिसको हम कह सकते हैं इस चक्कर में। और दूसरा ये भी है कि एस्ट्रोलॉजी की चूँकि हमें साइंस बैकिंग या इस तरह का कोई रिसर्च वर्क नहीं दिखता है, ना हम प्रमोट करते हैं ना बात करते हैं, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि जो अलग अलग हमें दिखता है कि इनफैक्ट मैंने ये भी सुना है और वो अपने पिता के मुख से सुना है कि जो कुंडली होती है, अगर आप व्यक्ति को भी ना बताएं, कुंडली देखने वाला ये भी बता सकता है कि वो महिला की है या पुरुष की है। अगर ये कोई सेटिंग है तो फिर कोई तो फॉर्मूला होगा, अगर ये सत्य है तो। बिल्कुल होता है। अब देखिए, रंगों का प्रभाव होता है। हम कुंडली में बताते क्या है, हम जो ग्रह बताते हैं, हम रंगों के बारे में, उसके तापमान के बारे में बात करते हैं। कहते हैं किसी पर शनि, बृहस्पति, हम सबको रंग से भी डिफाइन करते हैं कि काला, पीला, मंगल, लाल, बुध, हरा, है ना। पत्थर भी हम जो पहनाते हैं उसका भी एक प्रभाव है, रंगों का ही प्रभाव है, उसके ताप का प्रभाव है। तो बहुत साइंटिफिक बात है। हालांकि मैंने केपी राव सर के क्लासेस भी देखे हैं, मैं भारतीय विद्या भवन में भी आता था, तब नहीं यूपीएससी नहीं हुआ, बहुत भटके हैं ना। यही सब करने का हम लोग को लगा। शुरू में गांव सब आता है, विवेकानंद यहाँ पर डिपार्चर होता है ना, वहाँ से ना फिर हम लोग अपने अपनी औकात में वापस जाते हैं। वहाँ से तो विवेकानंद ही आते हैं। यूपीएससी लाएंगे लेकिन थोड़े अगले भाग में लाएंगे जहाँ से। हाँ, तो वही मैं कह रहा था। कहने का मतलब ये है कि देखिए, अध्यात्म वो बड़ा एक तो निजी विषय है, और दूसरी है कि मैं यहाँ पर बस इतना ही बता सकता हूँ कि आपको उससे बल मिलता है या नहीं, तो मिलता है। और वो मुझे पाखंड से मुक्त करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मुझे पाखंड से मुक्त करता है। लोग कहते हैं कि पाखंड है, नहीं, अध्यात्म आपको पाखंड से मुक्त करता है। एक मूर्ति के सामने आंख बंद करके बैठ जाने से ये जो भरोसा है ना, जो श्रद्धा, ये आपको पाखंड से मुक्त करता है। आपको पता है कि हम इतना लाल फूल लेके जाके अगर नहीं भी चढ़ाएंगे उस माता को, तो माता मुझे देख रही है। तो कितना बड़ा वो अदृश्य जो ताकत है ना, वो आपका आदमी पर भी भरोसा कायम करता है। तो वो हमें पाखंड से मुक्त करने की प्रक्रिया है, भय से मुक्त करने की प्रक्रिया है अध्यात्म। तो मैं उस तरह से उसको देखता हूँ। और उसमें भी जैसे जब आप कहीं ना कहीं लेखक के जो विचार हैं वो आते ही हैं, कितना भी आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी लिखें, कुछ सब्जेक्टिव हो ही जाता है। उसमें भी जैसे मैंने आपकी जो भी किताबें हैं, कहीं ना कहीं चाहे वो यार जादूगर में वन देवी के माध्यम से हो, या फिर जैसे मैंने बताया डार्क हॉर्स में, तो जब आप ये लिखते हैं तो मतलब आपको ये रिक्वायरमेंट या आपके मन में आता होगा कि ठीक है, मेरी कहानी चल रही है, लोग एंजॉय करेंगे, हंसेंगे, अपनी लाइफ से जोड़ेंगे, उनको मज़ा आएगा। ये है एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू भी है। लेकिन क्या सच में आपका एक ये भी एक्सपेक्टेशन रहती है कि इससे कुछ विचारों में चेंज आएगा? जो ये सांस्कृतिक चीज़ें आप डाल रहे हैं या धार्मिक विचारों को रखने एक तरफ, जहाँ आप संतोष को दिखाते हैं कि वो तिलक लगा रहा है, वो उसके बाद वो भभूत भी रखा है अपने साथ, वो पेपर में वो ओम लिख रहा है या फिर माँ सरस्वती का नाम लिख रहा है। ऑल्दो उसका लास्ट में आईपीएस हो गया, वो एक अलग है। वो उसमें भी आपने दिखाया कि हाँ भाई, उसकी एक जर्नी थी, उसने अपने आप को अलग किया, तपस्या की, उसका आईपीएस हो गया। लेकिन जो वो वहाँ पे कटाक्ष किया गया उसके साथ, और साथ में जब गुरु के माध्यम से जब उसकी संस्कृति पे आया कि भाई इंग्लिश वाले जो हैं वो कल्चरल मतलब कल्चर्ड हैं, तो आप वहाँ पर क्या चाहते हैं कि जो रीडर है वो इस बात को समझे कि जस्ट वो पात्रों तक ही सीमित रखे? नहीं, वो एक बहुत महीन सी बात है जिसमें दोधारी तलवार है इस तरह विषयों पर लिखना। और एक झीना सा पर्दा होता है, आपको पता नहीं होता कि ये पाठक पर्दे के इस पार रहेगा या उस पार रहेगा। वो तलवार की धार पर चलने वाली बात है। जिसको मैं आडंबर या कर्मकांड पर व्यंग कर रहा हूँ, सामने वाला उसको धर्म पे व्यंग भी समझ सकता है। ये खतरा होता है। ये खतरा होता है, इसलिए मैंने होता है। तो लेकिन अगर मैं लिख रहा हूँ तो मैं इस खतरे को स्वीकार करने के बाद लेखन की दुनिया में आया हूँ। मैं लेखक भी हूँ और शर्त भी रखूँ कि ये खतरे नहीं होने चाहिए मेरे लेखन में, तो फिर मुश्किल है। ये खतरे स्वाभाविक तौर पर संलग्न हैं आपकी लेखकी यात्रा के साथ, आपकी लेखकी वृत्ति के साथ, है ना, वो उसमें संलग्न है। तो कहने का मतलब, एक यार जादूगर में एक उदाहरण है। आप जो कहते हैं ना कि क्या पाठक की भी मानसिकता परिवर्तित होती है, निश्चित रूप से हम जो लिख रहे हैं, हम वो प्रभाव डालने के लिए ही लिख रहे हैं। लिखा ब्रह्म होता है, आपने भी लेखक को ब्रह्म कहा, लेकिन मैं उसमें संशोधन तो नहीं, लेकिन मैं अपनी बात कहना चाहूंगा कि लिखा हुआ ब्रह्म होता है। अद्वैत कर दीजिए आप। ठीक है, लिखा ही ब्रह्म है। तो वहां पर एक फूलचंद पासी नाम का एक व्यक्ति है, वो निसंतान है। उसके एक संतान था, उसकी मृत्यु हो गई होती है। यार जादूगर में एक हाइपोथेटिकल एक कैरेक्टर है जो मरे हुए आदमी को जिंदा कर देता है।
फूलचंद को पता चलता है कि एक ऐसा आदमी है कहीं पर, एक ऐसा कोई चमत्कारिक पुरुष है जो मरे हुए आदमी को जिंदा कर देता है। और ये रोज मंदिर में जाता था और भगवान से मांगता था, बच्चा हमको दे दो, रोज बतासा चढ़ाए। जब उसको ये पता चलता है तो ये मंदिर जाना छोड़ देता है और ये फिराक में रहता है कि उस आदमी से भेंट हो जाए, अब उसी से हम अपना बच्चा जो मेरा मरा है हम उसको जिंदा करवा लेंगे। ठीक, तो मैंने वहां पर लिखा है ईश्वर दूसरी बार मरा था। एक बार नित्से के यहाँ मरा था, जब नित्से ने कहा ईश्वर मर चुका है, और दूसरा फूलचंद पासी ने ईश्वर मार दिया आज। गिव एंड टेक वाली जो, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर दूसरी बार मरा, एक बार नित्से के हाथों, एक बार फूलचंद पासी के हाथों। ठीक है, तो अब है कि अब मैं ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, मैं आदमी की मानवीय कमजोरियों पर आपसे बात कर रहा हूं। वो बेचारा सोच रहा है कि जब भगवाने को देना है ना, जब देना है, हमको बच्चा चाहिए ना, अगर भगवान से नहीं मिल रहा है, 5 साल से बतासा चढ़ा रहे हैं, और वहां कोई कह रहा है कि आसानी से मिल जाएगा, तो वहीं चलते हैं। मनुष्य ये है, तो मनुष्य को है कि अगर ईश्वर भी आज कोई चीज ना दे तो यही कहेगा महादेव को, बुढ़वा तुमको इतना जल चलाया, तब वो नहीं सुनता है। सही बात, सेठ जी का सुन लिया, इसको 2 बस था, हर सोमवार जल चढ़ाता, इसका बस बढ़ले जा रहा है। हमको बुढ़वा को मांगे बेटा तो नहीं दे रहे हो, बेटी मांगे नहीं दे रहे हो, ये बात है। तो मनुष्य की अपनी अपनी कमजोरियां और अपनी अपने शक्ति, उनका उतना वैसा भगवान है। मनुष्य जितना बड़ा उतना बड़ा उसका भगवान। यही बारीकियां हैं जो एक लेखक अपने समाज से, आप भी जैसे मैंने देखा है कि दर्शन आपकी नॉवेल में, और चाहे वो बुद्ध जी का हो, बाकी आप ओशो पे भी बात करते हैं अक्सर, तो आपसे भी अध्यात्म जानना चाहूँगा। और ओशो आपके जीवन में कब आ गए, ये भी मैं जानना चाहूँगा। ओशो एक्चुअली अध्यात्म तो मुझे उतना, जैसे नीलोत्पल जब बोल रहे थे ना, तो मुझे हमेशा एक बात, जब भी मैं भगवान की एग्जिस्टेंस को सोचता हूँ, तो जो पहला मैंने, जो मेरे अंदर जो क्या होता है ना, भगवान कई बार विद्रोह से पैदा होता है। और एक उम्र में आप विद्रोह कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इतनी टेम्पलेटेड हम लोग की, जो मिडिल क्लास लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, उनकी जिंदगी बिल्कुल फिक्स है ना, कि 12th कर लिए तो जो सबसे क्लोजेस्ट रैट रेस कौन सी है, इंजीनियरिंग कर लो। हम लोग जिस समय में मैं कर रहा था 2001-2, उसमें यही चल रहा था ना, तीसरा ऑप्शन तो था ही नहीं ना, ये कर रहे हैं। तो उस समय जब ये सब चल रहा था, तो मैं जिस दिन पहले दिन कोचिंग करने पहुंचा, मुझे उस दिन से पता था मेरा IIT में नहीं होगा, है ना। लेकिन चूंकि ये रैट रेस है और मुझे करनी है, तो एक बेचैनी भी आपके अंदर थी कि एक झूठी जिंदगी आप जी रहे हैं। तो मेरे अंदर हमेशा से था कि ये जो मैं रोज आता हूँ MWF में यहाँ कोचिंग करने, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और मैं ये झूठी जिंदगी जी रहा हूँ, तो असली जिंदगी क्या है, मुझे मजा कब आएगा। मैं बस आपको यही पूछना चाहूँगा, क्योंकि जब आपने झूठी जिंदगी की बात की, अक्सर सबके साथ होता है, आप कंटिन्यू कीजिएगा। बस इसमें मुझे पूछना है कि वो दिन आ गया है जब आपको लग रहा है आप झूठी जिंदगी नहीं जी रहे? नहीं, अब यही तो कमाल की बात है ना, लाइक कि जब आप शेर होते हो ना, तो जिंदगी इतनी डिजाइंड है, वेल डिजाइंड है, कि हमेशा आपको एक सवा शेर मिल जाता है। जैसे ही आप, जैसे क्या है ना वाली कहानी जो है ना, कि एक आदमी पहाड़ पे गया कि भाई इस पहाड़ पे तो कोई नहीं चढ़ा है, यहाँ पे तो सारे सबसे बड़ा यही है। तो जब आप वहाँ कहते सब लाद लूद के सब जो वहाँ पहुँचता है, और कहता है बस यहाँ पे झंडा गाड़ दें तो हम हो जाएंगे। तो जब वहाँ पहुँचता है तो थोड़ा आगे था, अरे वहाँ तो यहाँ, ये तो धरती में पहली बार पहुँचा हूँ, तो वहाँ देखता है थोड़ा आगे बढ़ के, तो वहाँ पे सैकड़ों झंडे पड़े हुए हैं, है ना। तो जीवन तो ये रियलाइजेशन है ना, कि आप झंडे जहाँ पे हैं वो भी आपका पीक हो सकता है, एज इज। जैसे इसका जो मैं इसको फिलोसफिकल टर्म में ऐसे समझता हूँ कि अध्यात्म जो मेरे लिए था, कि मैं झूठी जिंदगी जो मैं जी रहा हूँ, तो सच्ची पहले तो क्या है। तो उस दौरान, उस बेचैनी में, मैंने, चूंकि घर पे मेरे पिताजी फिलॉसफी पढ़े हुए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो वो पढ़े हैं, ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, तो फिलॉसफी पढ़े, तो इसलिए मुझे एक माहौल तो था, लेकिन ये नहीं था कि फिलॉसफी की किताबें हैं घर पे। तो विवेकानंद की भी किताब थी, और रजनीश की भी थी, लिटरेचर का भी था, और पल्प फिक्शन भी था। तो मेरे घर में माहौल बहुत मस्त था, कि सब तरीके का, जैसा नहीं होता कि पूरी कंप्लीट थाली है, 56 भोग, और हमें कोई चीज़ के लिए रोका नहीं जाता था, चाहे वो कोई भी पल्प फिक्शन की किताब हो, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी ऐसा रोका नहीं जाता था। तो ये जब आप कोचिंग रोज जा रहे हैं, आपको पता है ये नकली है, और आप वहाँ जा रहे हैं, 2 घंटे बैठ के फिजिक्स देख रहे हैं, केमिस्ट्री देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, आपको लग रहा है क्या है, मतलब ये क्यों है, ये कब मुक्ति मिलेगी। तो उस बेचैनी में मैंने एक दिन रजनीश की किताब, या मैंने पहले शुरू किया था विवेकानंद की छोटी छोटी किताबों से,
लेकिन तब मेरी शायद समझ वैसी नहीं थी कि मैं उसको प्योर फॉर्म में पकड़ पाऊँ। बेचैनी क्या होती थी कि जो भी आपको उस समय ना ज्ञान की बात करता है या जो बहुत बड़ी बात को लगता है ना कि अरे ये पढ़ ले तो हमें कुछ मिल जाएगा, वो होता नहीं है। मेरे को सुकून मिलता था बहुत। तो समय मेरे को अभी भी वो इमेजरी याद है कि जैसे मेरा आप सिलेक्शन क्या है ना, जैसे अब घर में लड़का तैयारी करने गया बड़ा, तो तुरंत माता जी एकदम से सीरियस हो गई हैं आपकी कि भाई अब उनके पास एक ही टारगेट अगले 1 साल का कि जो हमारा बच्चा है ये IIT में इसका हो जाए, क्योंकि IIT में हो गया तो उसके बाद सारे दुखों का दर्द उसी मिनट खत्म हो जाएगा। जैसे सिलेक्शन हुआ ना उसके बाद कोई धरती पे दर्द नहीं है। तो यही बहुत लिमिटेड सोच है ना ये। लेकिन हम लोग का, और वो इतना कन्विंसिंगली जब बैठती थी पूजा में ना, तो जैसे वो मेरी माता जी की जो सबसे अच्छी बात है ना कि जो चूहा भी मिठाई खा जाता था तो ये मानती थी कि भगवान खा रहे हैं। मुझे आज तक ये विश्वास नहीं हुआ उस तरीका, लेकिन उनका विश्वास जो सरेंडर था वो इतना ज्यादा था कि मुझे अपने शर्म आती थी कि मुझे किसी पे भी इतना सरेंडर मैं नहीं कर पाऊंगा। और उतना सरेंडर अपने आप पे तो करना ही चाहिए आदमी को, कर पाए चाहे ना कर पाए। तो मेरे लिए अध्यात्म इस तरीके से माता जी के उस पूजा में बैठने से खुला कि ये क्या है, ये इतना कंफर्टेबल है, उनके लिए कितना आसान है। अगर आप सोचिए ना लाइफ की, उनको मेरा सिलेक्शन मांगना है तो उनको क्लियर कट पता है कि आज 2 घंटा करना है, आज 1000 बार राम लिखा है 2000 बार लिखना है। उनका टारगेट क्लियर है कि वो लिखना है ना। उनके लिए, उनको पिताजी का प्रमोशन नहीं हो रहा है तो उनके लिए क्लियर है कि इसके लिए आधे घंटे एक और कहीं पे गांठ बांध देनी है और करना है। लेकिन मेरे लिए वो गांठ बांधने जितने आसान नहीं थी जिंदगी। तो असली जिंदगी क्या है तो उस दौरान मैंने रजनीश का, फिर मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया। और फिर रजनीश तो चूंकि फिर एक वैसा है ना कि आप नल टोटी खोलिए और वहाँ समंदर खुल जाता है वहाँ पे तो फिर वो एक के बाद दूसरे के बाद दूसरा। फिर मुझे ये पता चल गया था कि मैं इस बात से इंजीनियरिंग की तैयारी के समय ही मुक्त हो गया था कि चाहे मैं किसी भी इस दुनिया के किसी भी इम्तहान में मेरा सिलेक्शन हो जाए, चाहे वो IIT हो, IIM हो, कोई भी हो, और चाहे मैं कुछ भी बन जाऊं, चाहे मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मुक्ति नहीं है वहाँ पे भी जाके। ये मुझे इंजीनियरिंग इस सिलेक्शन तो मेरा हो गया मोहभंग वहाँ से, तो मैंने पढ़ना दिया छोड़ इंजीनियरिंग का। तो वहाँ पे लेकिन फिर वो खुरपेच और एक जो बेचैनी है ना वो चलती रही। बट कुल मिला के जो एक चीज़ मुझे समझ में आई इस पूरे उसमें कि आध्यात्म मेरे लिए आज की डेट में जो है कि जो भी हमारा एग्जिस्टेंस है वो सब फ्लॉड है ना, हम सारे लोग परफेक्ट लोग तो है नहीं। तो मेकिंग पीस विद वन सेल्फ, कि हम जैसे हैं उसके साथ सम हो जाए कि भाई अब मेरी ये लिमिटेशन है, मेरी ये रेंज है और ये है, मैं इसको जान जाऊं। वो मेरे लिए है कि हाँ वही अपने आप को पाना है। उससे कोई प्याज की तरह लगता है मुझे ना कि जैसे उखाड़ते जाओ तो कुछ है नहीं, लेकिन वो आप उखाड़ पाए एक लेयर, वही सच है। तो वो जो मुझे अब लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग मेरी है, क्योंकि आप चूंकि इतने गुणीजन हैं कि कुछ मैं उल्टा सीधा बोल दूंगा तो मुझे ये नहीं पता ना कि इसका रेफरेंस क्या है कि तो लेकिन चूंकि मैं को इस रॉ टर्म्स में ऐसा ही समझ में आई है चीज। इनके बोलने पर एक ईश्वर के अस्तित्व पर एक बात मुझे ध्यान में आया कि एक लॉ पास्कल है, पास्कल का दाव, उसको हम लोग पास्कल का दाव पढ़ते हैं। अच्छा। भाई वो कहता है कि ईश्वर है या नहीं है, यकीन कर लो, अगर मान लो नहीं है तो नहीं है, नुकसान क्या हुआ, कहीं हुआ अगर यार तब तो बड़ी दिक्कत तो फिर दूसरा उसका लाभ उठा रहा है और तुम ना उठा पाए। हाँ, आधी तो एक दाव खेल आधी लड़ाई इसकी भी है, कहीं निकल गया जहन्नुम जन्नत और कहीं ईश्वर हुआ हो गया तो फिर क्या होगा। तो नहीं और एक थ्योरी भी है ना कि आप अगर विश्वास करते हैं तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे इवेंचुअली। हाँ वही है, वो उसी से निकला है। उसी इसमें भी एक सर्टेन डिस्टिंक्शन था, जैसे जो आपने बोला ना कि चूहा खा गया। अब जैसे मेरी दादी के पास बगल में बंदर बैठ गया तो नहीं हटा रही हैं पूजा के समय, उनका एक विश्वास है कि ठीक है सभी लोग हैं, या पेड़ों की पूजा हो गई। अब ये जो विश्वास है, जब तक विश्वास है भक्ति है तब तक सही है। जहां आपने उसमें रैशनैलिटी डाली और ज्ञान मार्ग पे आए, आपने 2 धाराओं को मिक्स किया और सब ब्लास्ट कर लिया। लोग यही कर रहे हैं आजकल। हो क्या रहा है कि देखिए, असल में हम लोग भी ना ईश्वर को जिस स्वरूप में मानते हैं, ईश्वर वैसा नहीं है। प्रकृति की 2 अभिव्यक्तियां हैं, एक ईश्वर है, एक आदमी है या प्राणी जिसको हम बोल सकते हैं। ये प्रकृति की 2 ध्वनियां हैं अलग अलग। मतलब ये जिसका जितना अर्थिंग लगेगा वोल्टेज उतना बढ़ेगा। हम लोग आमतौर पे बात करते हैं ना, अगर भगवान है तो बुरा क्यों हो रहा है किसी के साथ, बोलते हैं ना। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल, सामान्य सा सवाल है जो फेसबुक में कुछ भी आप लिखे ज्ञान का, नीचे आके कोई कह देगा आपको, अगर है ईश्वर तो परसों गोली क्यों चल गया, पापी क्यों आगे बढ़ रहा है, पुण्यात्मा क्यों। नहीं, सती के कहने पर उसके पति का प्राण इसलिए आ जाता है कि सती का सत्व ज्यादा बड़ा है, इसलिए उसका ईश्वर ऐसा है जो मरे हुए आदमी का प्राण वापस ला देता है। मैं करता हूं सोमवार का व्रत और खा लेता हूं जाके बिना लहसुन प्याज का पिज्जा। मेरा ईश्वर क्या लाएगा। हल्दीराम देता है क्या बोलते पर्व वाला व्रत की थाली,
तो जो नवरात्रि में 9 दिन व्रत की थाली खा रहा है, साबूदाने का कचौड़ी, किट्टू के आटा, कट्टू के आटे का कचौड़ी, ठीक है, कुट्टू के आटा जो भी है, अभी आपका किट्टी भैया आ जाता है इसलिए मेरे दिमाग में वो चल रहा है। तो वो खाने के बाद आप कह रहे हैं कि ईश्वर कहाँ है, बुलाओ मैं देखना चाहता हूँ, है ना। तो कहने का अभी तो आप व्रत की मर्यादा में भी हैं, कुट्टू फिर के भी आटे तक। बहुत से लोग तो बहुत कुछ खाते हाँ, हैं और मैं वही कह रहा बाद भी हूँ। चलता एक है। शिवलिंग है विशाल जी, हाँ। आप देखेंगे कि 2-3 आदमी वो पूजा करने जाता है, आपके ठीक बगल में जो कुर्ता पजामा पहना है वो उस शिवलिंग से मांग रहा है, बाबा मुझे इस बार सांसद बना के मंत्री बना दीजिए। एक ठीक उसके बगल में लड़का है, उसी ईश्वर से मांग रहा है कि मेरा रेलवे का परीक्षा इस बार निकलवा दीजिए, परेशान हूं मैं। तीसरा वहीं बगल में बैठा हुआ है जो कह रहा है इस बार चपरासी की परीक्षा हम दिए हैं, बाबा अगर इस बार ये भी नहीं हुआ तो हम खत्म हो जाएंगे। ईश्वर एक ही है। ये जो चपरासी बनना चाह रहा है, जब ईश्वर को ही देना है, ये सांसद बनने का क्यों नहीं मांग लेता है? यानी आपका ईश्वर आपकी क्षमता से तय होता है, क्षमता से तय। मेरी जितनी क्षमता मेरा ईश्वर उतना बड़ा, यानी आप अपने सत्व को बढ़ाइए। इसीलिए हम कहते हैं कि पवित्रता जरूरी, नैतिकता जरूरी, करुणा जरूरी, मानवता जरूरी, दया जरूरी। ये असल में अपने ईश्वर को भी बलवान करने की प्रक्रिया है। मनुष्य जितना अपने को कारुणिक करेगा, दयावान करेगा, पवित्र करेगा, सात्विक करेगा, नैतिक करेगा, उसका ईश्वर उतना ज्यादा वोल्टेज लेके खड़ा रहेगा। यही बात, वही शिवलिंग है। क्योंकि वो नेता है, उसको पता हम विधायक हैं, तो वो सांसद बनने का हिम्मत कर रहा है। ये जो चपरासी का फॉर्म भरा है, सोचता है वो शंकरो भगवान थोड़े सकेंगे, ये पागल थोड़े ही भगवान है, ये कैसे हमको बना देंगे। अगर उसको ईश्वर पे इतना ही भरोसा होता, नहीं 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 नहीं, उसको अपना रेंज पता है। यानी मेरा ईश्वर उतना ही बड़ा जितना बड़ा मैं। इसलिए हम कहते हैं कि वो उस फिलोसफर का मैं नाम बोल रहा हूँ कि मैंने अपना ईश्वर पैदा किया है। कांट बोलता है, शायद मुझे पूरी तरह से याद नहीं है। अच्छा, मैं अभी तक में पास्कल, कांट, नीत्शे का मैंने नाम लिया। मैं इसके बावजूद भी कहता हूँ, जब मैंने गीता पढ़ा या जब मैंने मानस भी पढ़ा, तो मुझे लगा कि यूरोप का दर्शन जो भारतीय दर्शन का जूठन। तो ये भी बात है, ये भी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो फिलॉसफी का एक दौर था कि मतलब पिछले 1000 वर्ष BC और इधर, उसमें जितना काम हो गया है, खासकर वैदिक सभ्यता में, आज भी जो हो और उसके पहले भी जो हो और कहीं भी हो, सब कुछ उसमें मिल जाएगा। मतलब इतना काम हो रखा है उसमें। ये तो खैर फिलॉसफी की बात हो गई। अभी मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे जो लेखक हैं, सबकी एक यात्रा है, और मैं लेखक तो नहीं बन पाया हूँ, लेकिन मैंने भी कुछ लिखा पहले कभी, और मैं बस उसको कनेक्ट करने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर। कोई इसका ऐसे पर्पस नहीं है कि जब मैंने लिखना प्रारंभ किया तो मेरा मोटिवेशन क्या था कि मेरे पिताजी बचपन में, जब मैं 10-11 साल का था, तो वो हॉलीवुड की सीरीज़ ले आते थे। और उस समय 1999 में हैरी पॉटर और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और अलग अलग तरह की मूवीज़ आती थी, वो बहुत ज़्यादा हम लोग देखते थे। तो वो एक दिमाग में रहता था कि एक मैजिकल वर्ल्ड, फैंटेसी, मतलब उसने मुझे बहुत प्रेरित किया। और अगर मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं बार बार अपने पिताजी से बोलता था कि कुछ अच्छा लाइए, इसमें मज़ा नहीं आया, इसमें नहीं। तो एक दिन उन्होंने बोल दिया कि तुम्हें कुछ अच्छा चाहिए तो तुम खुद लिख लो। इतने मैंने तो सब दिखा दिया ना तुम्हें, इतना भी मतलब अगर तुम्हें नहीं पसंद आ रहा है तो कुछ लिख के दिखाओ। तो वो मुझे पुश था। फिर मैं कुछ ना कुछ ऐसे लिखता गया, बचकाना सा। फिर जैसे और भी हम ऑथर्स को देखेंगे तो कहीं मुंशी प्रेमचंद जी हैं, वो राजनीतिक हो गई या सामाजिक परिस्थिति हो गई, उससे उनकी किताबों की फसल लगी। तो मैं जानना चाहूँगा आप दोनों से, इससे मेरे को एक चीज़ बड़ी अच्छी याद आई। तो हाँ, कि आप लोगों की यात्रा जो है खासकर लेखन में, वो उसके बीच कहाँ पनपे? मतलब आपको एग्जैक्टली वो मोमेंट याद है, हो सकता है वो मोमेंट भी ना रहा हो, वो कुछ एक यात्रा का भाग रहा हो। ये जो पिताजी ने कहा ना कि अपने आप वो कर लो, जो आपने बताया ना, ये बड़ा अच्छा। एक मुझे लगता है 11th या 12th में 10th में जो भी एक समय था, एक जख्म फिल्म आई थी, नेशनल अवार्ड मिला अजय देवगन को उसमें सब कुछ, और बहुत अच्छी महेश भट्ट ने बनाई थी। उस फिल्म में आनंद बख्शी ने गाने लिखे थे। उन गानों में ना, मुझे तुम आए तो आया, मुझे याद गली में आज चांद निकला, उन गानों में ना एक उस कैसेट वाला दौर था वो, तो उसमें एक गाने की लाइन थी आनंद बख्शी की कि पढ़ लिख के बड़ा हो के तू एक किताब लिखना, अपने सवालों के तू खुद ही जवाब लिखना। और वो लाइन मेरे साथ चिपकी रह गई। मतलब मुझे ये नहीं मालूम कि उसका क्या
असर होगा कि क्या होता है लेखक होना। घर में किताब सब पड़ी रहती थी, जैसे कई सारे वो पाइप लगाए रहते थे राइटर सब रशियन इधर उधर के, तो मुझे लगता था पाइप मिलता ही उन लोगों को जो राइटर होते हैं, है ना। तो एक, लेकिन मुझे ये लगा कि कोई ऐसे सवाल हैं कि जिनके जवाब लिख के, शायद अब आनंद बख्शी जी ने तो फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में वो बात लिखी थी, लेकिन मेरे लिए वो सच हो गया। मुझे लगा कि भाई कुछ बड़े होके ये हुआ है। तो एग्जैक्ट राइटर होने का तो कुछ था नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज लगती थी ना। राइटर होना सब मतलब ये लगता था ये सब कोई दूसरी दुनिया के लोग हैं भाई, क्योंकि आपको तो सामने कोई अधिकारी दिख रहा है, कोई बाबू दिख रहा है, कोई चपरासी दिख रहा है, कोई टीचर दिख रहा है, कोई कुछ भी दिख रहा है, कोई बिजनेसमैन दिख रहा है, लेकिन राइटर तो कोई नहीं दिखता था आसपास। और पहले राइटर्स को तो अलग मतलब पागल ही समझते थे, अब तो नॉर्मलाइज हो गया है। पहले कोई बोल दे मैं लेखक हूं तो सोचते थे कुछ हो गया है क्या इसके साथ। हाँ, वो भी ये मतलब एक ये तो नहीं उस तरीके, लेकिन एक हाँ ये तो अभी भी चलता ही है ना कि अरे लिखते हैं लेकिन करते क्या है वाला, लिखते हैं लेकिन हाँ करते क्या है। तो वो जो है, तो मुझे एक वो मोमेंट याद है कि कभी लिखने की एक बात जो मन में फूटी उस तरीके से, लेकिन राइटर होना था इस तरीके का ख्याल नहीं आया था। वो इवेंचुअली धीरे धीरे वो प्याज की परत की तरह ही डिस्कवर किया मैंने कि ये मेरे अंदर शायद है। और लिखने का भी ख्याल बहुत बहुत बाद में, जो तुकबंदी वगैरह भी होती है वो कॉलेज के समय में, क्योंकि पढ़ता मैं बहुत था। ऐसा था माहौल मेरे कॉलेज में भी, इंजीनियरिंग कॉलेज में, कि मेरे एक सीनियर थे, वो किताब देते थे, किताब पढ़ता बहुत था। और मैं रजनीश 2 साल 12th के बाद मैंने ड्रॉप लिया, और वो मेरे जीवन का गोल्डन समय था, जो उस समय मुझे गोल्डन नहीं लगता था। क्योंकि 2 साल की छुट्टी, आप ये सोचो ना कि आप आज की डेट में 2 साल की छुट्टी अफोर्ड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। मैंने 4 साल की छुट्टी अफोर्ड की है। 12th के बाद 2 साल मैंने कुछ नहीं किया, और मैंने अपनी इंजीनियरिंग के बाद 2 साल कुछ नहीं किया। 4 साल केवल पढ़ाई की मैंने, है ना, कुछ रैंडम, और अपने ही समय की हमारी कुरपेज हम क्यों आए। बहुत बेसिक सवाल है ना, मतलब मेरे तो बड़े मेरे तो ये नीचे विषय तक तो पहुंचने की बात ही नहीं थी। मेरे लिए तो क्या था, हम यहाँ आए ही क्यों हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। ये इतने ऑर्डिनरी से सवाल 4 रुपए के इसी में हम खेलते रहे। 4 रुपए के सवाल आज तक नहीं इनके उत्तर हो पाए। तो मैं तो इसी में बेचैन रहता था कि भाई ये वेस्ट ना हो जाए, ये क्यों है हम यहाँ पे। क्योंकि रजनीश पढ़ के एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है आपके दिमाग में कि आपके एम्बिशन को वो मार देता है। वो आपको ये बता देगा कि तुम पीएम होके भी कुछ हो नहीं, तुम डीएम होके भी कुछ हो नहीं, तुम सीएम होके भी कुछ हो नहीं। यही 3 है, पीएम सीएम डीएम है, बाकी सब लोग तो टाइम पास कर रहे हैं ना। वैसा मतलब बाकी सब लोग तो स्ट्रगल ही कर रहे हैं भाई जीवन में, यही है ना जो उसमें कि यही 3 का पावर होता है, बाकी सब तो स्ट्रगल है। तो वो भी नहीं, वो आपका वो एम्बिशन। फिर आप रजनीश पढ़ते हो, पता चलता है राजेश खन्ना जब पीक पे थे तो उसके आश्रम में गए थे, तो आपको लगता है अरे स्टार इतना बड़ा आदमी वो भी वहां पे पैर छू रहा है। अमीर से अमीर आदमी भी उस आदमी का वहां पे रोल्स रॉयल्स उसको 96-97 में उनके आश्रम में। तो मुझे लगा यहाँ पे तो कुछ धरती पे पाया तो जा ही नहीं सकता है, ये तो है नहीं। लेकिन आपको कई बार क्या होता है, जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब होता है ना, तो कई बार आप इसलिए सवाल का जवाब नहीं सही लिखते हैं कि आपको सही जवाब पता है। कई बार आपको 3 गलत जवाब भी पता होते हैं, और उस वजह से आपको लगता है अच्छा ये 3 नहीं है तो 4था सही हो गया। तो राइटिंग मेरे लिए वैसे धीरे धीरे उतरी, ऐसा जो घुमा के मैं वही बात आपको बता रहा हूँ कि मेरे को धीरे धीरे डिस्कवर, क्योंकि मेरे से कोई पूछता कि आप राइटर होना चाहते हैं, तो बचपन में मेरे को लगता था मेरे पिताजी के जो साहब हैं जिनके सामने वो खड़े हो जाते हैं, वो तो कोई डीएम साहब हैं, कोई कमिश्नर साहब हैं। तो मुझे लगता था डीएम कमिश्नर से बड़ा तो कोई धरती पे होता नहीं। तो मैं सोचता था बस नीली बत्ती हो जाए, बाद में तो शायद लाल वाल हो गई थी, जो भी पहले जज लोगों की होती थी लाल उस समय तक। तो मुझे लगता था बस भाई ये जो है ना ये डीएम साहब हैं, ये आते ही हैं ना, जब हम लोग शाहजहाँपुर में थे राइफल क्लब में, जैसे ही डीएम साहब उनकी वाइफ आते थे तो सब लोग खड़े हो जाते थे, डीएम साहब। लगता था अरे तो ये सब यंग बच्चे हैं ये लोग, मतलब ऐसा है। हम लोग अरे हैं, और सब लोग एकदम से चापलूसी करने लगेंगे सब। जैसे मुझे एक अभी बचपन का एक मोमेंट याद है, डिस्ट्रिक्ट जज थे एक अंकल हम लोग के, उनके घर में शायद डीएम साहब थे, एसपी साहब थे, एक आध और अधिकारी थे, और कुछ उनके यहाँ छोटी मोटी बर्थडे पार्टी या कुछ था। तो एक कोई थे अधिकारी, वो भी बहुत बड़े, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। तो उन्होंने एक क्या लिया, गोलगप्पा एक लिया, उसमें दही डाली और चटनी डाली, और उन्होंने डीएम साहब की वाइफ को दे, देखिए मैम मैंने नया कॉम्बिनेशन बनाया। मैंने कहा ये तो 4 रुपए 1 रुपए में समय मिलता था बाहर, लेकिन वो चापलूसी की हद भी देखी मैंने उस समय। तो मुझे लगा अलग ही सच खुला ना। तो मुझे ये लगता था ये कुछ है इंपॉर्टेंट आदमी कि ये कुछ कर सकते हैं, चाहे बंदूक का लाइसेंस हो और चाहे किसी की पोस्टिंग हो, चाहे। और असली पावर क्या है ना, असली पावर काम करने में नहीं है, असली पावर सस्पेंड करने से आती है। तो मुझे लगता था ये आदमी, एक अनुराग श्रीवास्तव शायद डीएम थे उस समय, जो जाके ना लाइन में लग के बहुत यंग एनर्जेटिक थे, टॉपर भी थे शायद मैथ से। तो उन प्रतियोगिता दर्पण में इंटरव्यू आता था, मुझे लगा ये आदमी गया और नॉर्मल जनता की तरह लगा और वहां पे एक्सपोज कर दिया किसी को। वो सब जब खबरें आती थी अखबार में तो लगता था भाई
यही है जो बनना है। तो मेरे अंदर अगर कुछ बनने की कभी भावना थी तो वो ब्यूरोक्रेट ही थी कभी जो थी, लेकिन वो भी धीरे धीरे जब तक समझ में आता फिजल आउट हो गया कि अब ये भी मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों का कनेक्शन है। मुझे लग रहा था दो अलग धारा। हाँ, मैंने तैयारी लेकिन नहीं की। अच्छा, मैं पहले ही समझ में आ गया मुझे ना, तो इसलिए हम लोग तो लेखक तो बनना कोई चाहता नहीं है हिंदी का, कम से कम। हाँ। हिंदी का लेखक बनना सपना हिंदुस्तान में हो भी नहीं सकता। वो कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि कुछ लोगों को बिगाड़ें, लेकिन अब मैं देखता हूँ कुछ लोग कहते हैं कि बाकी पहले तो इसको करियर हम नहीं मान सकते थे, तो मैं ये नहीं कहूँगा। मुझे बहुत बाद में याद आया ये बात, जब मुझसे बहुत बार लोग पूछने लगे कि आप कब सोचे लिखना, कब शुरू किया, तो मुझे याद आया कि देखिए मैं 7वीं 8वीं तक मैं पापा से किस्सा सुनता था। मुझे ना कहानी सुनने का बीमारी था, तो रात को क्यों कॉमिक्स बहुत पढ़ता था मैं, कॉमिक्स ख़त्म हो जाए और उसका तो करूँ क्या, तो मैं अंगारा, डोगा, नागराज, सुपर कमांडो, ध्रुव ये सोचते रहता था। तो वो कहानी सुनाते थे आसपास के कि भाई उधर कचहरी के साइड जाने पर भूत है, इधर इमली गाछ, मतलब सुनता रहता था। फिर वो ख़त्म हो गया, वो बात कभी आई नहीं। जब फेसबुक आया तब मुझे ध्यान आया कि हम हर विषय पर हम लोग को बोलना है, नहीं तो राष्ट्र गलत दिशा में ना चले जाए। ठीक है, मैं सुबह उठता था, मैं सोचता था आज 9 बजे उठा हूँ, अब तक तो देश भटक गया होगा अगर किसी मुद्दे पर मेरा ओपिनियन नहीं गया तो मैं तुरंत हड़बड़ा के ब्रश लेके हाथ में, और मैं जैसे 20 साल पहले मुंगेर में लोग को ये गुमान था कि चलते चलते ही बम बना देता है, तो हमको गुमान था कि हम चलते चलते देश को एक दिशा दे देते हैं। इधर से ब्रश कर रहे हैं, उधर से एक पोस्ट डाल देते हैं, और लंबा लंबा पोस्ट है ना। तो वो जब लिखने लगा मैं, तो मुझे एकदम याद आया कि भाई ये तो मैं कहानी भी सुनता था, ये मैं लिख रहा हूँ तो मुझे लेखक हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरा IAS नहीं होगा, मेरा PCS नहीं हो रहा है, तो मैं होऊंगा क्या। तो मैंने पहले ही दिन इसको एक कैरियर के तौर पे लिया है। मैं कसम खा के कहता हूँ, मैंने एक भी मिनट इसको क्या बोलते हैं अतिरिक्त काम के तौर पे नहीं, अतिरिक्त शौक के तौर पे नहीं लिया। मैंने डार्क हॉर्स, मैं लिखने ही बैठा हूँ कि मेरा एकदम इसको किताब मेरा निकलेगा और मैं राइटर हो जाऊँगा, और मैं फिर किताब पर किताब लिखूँगा, फिर मैं स्थापित लेखक हो जाऊँगा, मैं कोर्स में पढ़ा जाऊँगा और मेरा रोटी चल जाएगा। ये सब कुछ मेरे दिमाग में लिखते वक्त था। और मुझे जब फेसबुक पर कई लोगों ने कहा कि किताब तो रोज़ 500 लोगों की छपती है, और 500 लोग रोज आते हैं और बाहर हो जाते हैं रेस से। और मुझे याद है एक बुजुर्ग को मैंने कहा था मेरी किताब अब छपने वाली है, कहा कि कौन छाप रहा है, तो मैंने कहा कि अभी उसका नाम तय नहीं है प्रकाशक का, वो अभी खोलेगा प्रकाशन मेरी किताब के साथ, तो नाम हम लोग अभी तय करेंगे। तो कहा बेटा आशीर्वाद है तुमको भी और उसको भी जो तुम्हें छाप रहा है, उसकी भी पहली किताब, तुम्हारी भी पहली किताब। उसने कहा कि लोग बिक जाते हैं, उसने मुझे कहा था, लेकिन कसम से कहते हैं कि पहली किताब मैंने एकदम सायास ये सोच के लिखा कि मैं एक लेखक हूँ। ये बहुत कम होता है। एक चीज़ और इसमें मैं जोड़ूंगा, जैसे मैं तो पार्ट टाइम किया ना ये काम, जैसे मैं तो जब डिरेल हो गया MBA करने गया, फिर नौकरी कर रहा था, तो वीकेंड पे लिखता था ना, जैसे तो वीकेंड पे लिखता था, तो भले मैं वीकेंड पे लिख रहा हूँ, जैसे सैटरडे संडे लिखता था, और मंडे को जाके, चूंकि हमारे उस समय के बॉस ऐसे थे, वो चूंकि उनका जिम का टाइम हो जाता था 6 बजे, तो वो लेकिन वो चले जाते थे हम लोग को काम देके, तो हम जो 8-10 लोग बेचारे फंसे रहते थे 9-9 बजे तक, तो उनको बैठ के मैं हर सोमवार को कहानी सुनाता था। तो 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते जब हुआ ये काम, तो आप नहीं सोच रहे हो कि आप राइटर, आप किस्सा सुना रहे हो, कुछ लिख रहे हो, लेकिन जब ये हुआ, जब मैं लिखता भी था ना, तो मेरे दिमाग में, भले मैं काम वीकेंड पे कर रहा था, भले मैं पार्ट टाइम कर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में पहले दिन से मैं फुल टाइम लेखक था। और मैं 2 फुल टाइम नौकरियां मानता था अपनी, कि एक फुल टाइम नौकरी जो पैसा दे रही है, दूसरी फुल टाइम नौकरी जो बाद में पैसा देगी या जो भी देगी। हाँ। लेकिन ये पार्ट टाइम काम नहीं है, ये सीरियस काम है। आप पेड़ लगा रहे थे। हाँ, कि आप कितना देगा, क्या देगा, हमें कई जैसे जिंदगी में 3-4 मौके ऐसे आते हैं ना, जब आदमी को दीवार के पार दिखता है, जैसे कुंडली में लोगों को दिख जाता है कई बार, वो दीवार के पार मुझे दिखता था कि ये होगा, कभी ना कभी होगा। हो सकता है ये विशफुल थिंकिंग ना हो तो आप कर ही ना पाए, ये भरोसा ना हो तो आप दीवार कूदे ही ना, लेकिन ये भरोसा मेरे को, क्योंकि पहले से जब आप अप्रोच ले लेते हो ना, नहीं यार मैं तो अभी पार्ट टाइम हम कर रहे हैं, तो फिर आपका ना वो जर्नी बहुत लंबी है, वो कोई भी खेल बहुत लंबा है। ये जो मुझे समझ में आया, जो खेल है पूरा लाइफ का, ये फुल फ्लेजेड फुल टाइम खेल है ना। आप ऐसा नहीं है ना कि रील देखने की तरह इसको कर रहे हैं, रील देख आपको, तो आपको टेस्ट मैच की तरह खेलना और आपको सीरियस हो गए। मैं कह रहा हूँ भले आप 2 साल बाद रियलाइज करें कि नहीं यार हमारे लिए नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप 25 साल में जाके रियलाइज करें कि ओह ये मेरे लिए तो था ही नहीं,
तो आप 23 साल का कहाँ से लाएंगे? और हम लोग जो बात अभी कह रहे हैं कि हमने सोच के लिखा कि ये मेरा कैरियर है, ये हिंदी की दुनिया में बहुत बड़ा पाप माना जाएगा। अभी जब ये पॉडकास्ट जाएगा तो वो ये कट निकाल के लोग बताएंगे मैं इसी की बात कर रहा था आपसे कि ये लोग बहुत प्रोफेशनल हैं, देखिए ये बाजारू हैं ये। वो इस बात को, प्रोफेशनल आदमी पैसे से नहीं होता है, अप्रोच से होता है। ये बात समझाने में पागल हो गए हम लोग। ये हम कहते हैं कि मैं इसको कैरियर बतौर कैरियर ले रहा था, तो वो इस बात को समझते नहीं है कि जिस काम को मैंने बतौर कैरियर लिया है उसकी गंभीरता क्या होगी। हम जब कहते हैं प्रोफेशनल हूं, इसका मतलब मेरा अप्रोच है कि मैं बहुत गंभीरता, बहुत सघनता के साथ उसमें लगा हुआ हूं। तो ये बात जो मैं यहाँ स्वीकार कर रहा हूं कि मैंने पहले दिन लेखक बनने के तौर पे पहली किताब लिखी, इसको ये लोग बाजारवाद का नाम देते हैं, इसको लोग पूंजीवाद। मैं बाजारवाद पर 5 लाइन में अगर टिप्पणी मांगू हिंदी के मुख्य धारा के 10 में से 10 लेखकों से तो 9.5 भाग जाएगा। आधा ऐसा बात बोलेगा मैं भूल जाऊंगा मैंने जो बाजारवाद पढ़ा है, ठीक है। तो ये बात होती है, इसलिए ये स्वीकार करना कि मैं लेखक के तौर पे किताब लिख रहा हूँ, नहीं तो इसको बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। देखिए मेरी तो बिकने की आज भी इच्छा नहीं है। मैं तो मार्केट मैं तो अभी पब्लिशर से बात कर रहा था, क्या कुछ बिक भी रहा है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ सबको रॉयल्टी दिया जा रहा है, मुझे पता नहीं दे रहा, बेईमानी कर रहा है शायद वो। देखिए वो बात बाजार की कर रहा है, बाजार की आगे शुरू कहाँ से किया, मैं बिकना नहीं चाहता हूँ। तो तुम जब बिकना नहीं चाहते हो तो छपना क्यों चाहते हो? हिमालय में जाके वहीं पर दीवालों में भीमबेटका की गुफाओं में लिखो अपनी कहानी। पर्यटक लोग जाएगा, कभी झाड़ी में खोज खाज के निकालेगा तो उसको फिर नेशनल या वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर देगा जहां तुम्हारी कहानी। ये क्या, ये इसको ग्लोरीफाई करते हैं लोग। आप पूछिए कब आपने लिखना शुरू किया? देखिए विशाल जी मुझे एकदम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ एक बार मैं हम्फी की गुफाओं में भटक रहा था और वहां एक ध्वनि आई और मेरे अंदर एक कुछ फूटा लावा सा, और मैंने वहीं पहली कहानी जो उस गुफा में ही मैंने पहली कहानी वहां पर मैंने पकड़ी। तो ये सब ग्लोरीफाई करता है। वो नहीं बोलता है कि दिमाग से सोच के पहली किताब लिखी, वो दिमाग की बात ही नहीं करता है। और जब तक प्रोफेशनल अप्रोच नहीं होगा आप बैठेंगे ही नहीं लिखने। तुलसीदास को अगर प्रोफेशनल अप्रोच नहीं होता है, हमको मानस पूरा करना है, बैठ के उन्होंने मानस लिखा, क्योंकि टहल के नहीं लिखा। अब मैंने ऐसे ऑथर्स के बारे में सुना है कि वो बहुत पॉपुलर, वर्ल्ड फेमस हो गए, जिनकी द बुक थीफ है। 18 साल लग गए नेक्स्ट बुक आने में, क्योंकि जब आपका अप्रोच या तो प्रोफेशनल उसमें हो या फिर आप ये सोच रहे हो चलो मैं दूसरा काम भी कर रहा हूँ। इसमें मैं आपसे ये भी जानना, जब आपने ये लिखना शुरू किया, आप बोल रहे हैं कि आप सजग, मतलब आपकी अवेयरनेस थी कि मैं प्रॉपर इसमें जा रहा हूँ, और आपने जीवन में कोई काम नहीं किया है, मतलब आपने खराब काम बहुत किए हैं लेकिन कैरियर बनाने वाला कुछ नहीं किया। मतलब हाँ, मतलब सैलरीड कुछ ऐसा, हाँ ऐसा कुछ नहीं। ये तो मुझे लगता था, मैंने अभी जो नया उपन्यास लिख रहा हूँ उसमें माँ अपने बेटे को बताती है, बेटा बोलता है, मम्मी बोलती है नौकरी तुम्हारा कब लगेगा, पापा भी रोज बोलते हैं, तो बेटा बोलता है मम्मी परेशान है यार, जब घुसते हैं बाप नौकरी कब लगेगा, बाप नौकरी कब लगेगा। हाँ तो कम से कम एक बाप के होटल में एक बेटा भी नहीं खा सकता है जिंदगी भर। इनको तुरंत दुकान बंद करने का लगा है, वो बोलता है तो चिढ़ के। तो माँ बोलती है कि बेटा मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि जब तक बाप है तुम्हारा होटल चलेगा, मुझे चिंता इस बात की है तुम्हारे बेटा का होटल कैसे चलेगा। तुम जब तक मेरा बेटा हो तो हम चला ही लेंगे, मुझे चिंता इस बात की है कि जब तुम्हारा बेटा यही सवाल करेगा कि मेरे बाप का होटल कहाँ, तो मैं उसकी चिंता में, मैं अपने बेटे के लिए चिंतित नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बेटे के लिए चिंतित हूँ उसका होटल खुला रहे। तो वही बात है, तो हमारे बाप का होटल खुला था तो हम निश्चिंत थे कि लेखक ही चले ना चले, ये तो आ ही रहा है पैसा, उसमें करना क्या है। यूपीएससी की तैयारी करने वालों को पैसा कैसे मंगा है, हम लोग डाक नहीं लिखते थे, अच्छा हम लोग फॉर्म बता देते थे, पापा यूपी भर दिए, इसका मतलब पिताजी समझ गया और 2 साल रहेगा। पापा जी बीपीएससी भर दिए, समझ गए 3 साल ही और रहेगा। पापा जी इस बार छत्तीसगढ़ का भी फॉर्म डाल दिए, तो समझ जाते थे कि इसका मतलब 10 साल लौटेगा नहीं। आप टोटल कितना रहे मुखर्जी नगर में? अरे तो अब हम बताएंगे तो उसमें भी लोग ट्रोल करेगा, लेकिन लोग ये मिनिमम है, इतना तो रहते ही लोग 10 साल 10 साल इतना तो लोग रहते ही। मतलब आप भी फिर वो धुएं से मानचित्र बना लेते थे? हाँ पर हम लोग ये बोलेंगे कि कनॉट प्लेस पहले बड़ा खाली रहा करता था, यहाँ बग्घियाँ चलती थी, अब तो इस तरह के स्मृतियाँ जब हम भी 30 साल बाद हम लिख सकते हैं। जो मुखर्जी नगर का जो भी डिस्क्रिप्शन है वो अलग ही लेवल का है। वो इसलिए है, देखिए वो डार्क हॉर्स प्रासंगिक ही इसलिए रहेगा क्योंकि जो डार्क हॉर्स में मुखर्जी नगर है अब वो वहाँ है नहीं। अच्छा, इसलिए किताब जिंदा रहेगी। अब डार्क हॉर्स मिलेगा नहीं वहाँ उस दुनिया में, जब भी आपको दुनिया एक्सप्लोर करना होगा आप मेरी किताब पे आएंगे,
क्योंकि वो लड़के वहाँ है ही नहीं जो वही धुएं से मानचित्र बनाते थे, जो जूस पीते हुए बताते थे कि यार ये जो हो रहा है वो क्या बोलते हैं गाजा पट्टी में, हाँ ये और वो रुमाल में गाजा पट्टी बना के दिखा देता था कत्था चूना से, ठीक है, बताता था फिलिस्तीन ने यहाँ पर ऐसे किया है और यहाँ इजराइल का यहाँ पे दावा है। ये जो धारा है वो वहीं पे काउंटर में, वो पान दुकान में, वो बेचारा पान दुकान बोलता हम यहाँ पान लगा लें, हटा ले, अब चूना उना मिटाइए, ये गाजा पट्टी पर पान भी नहीं रखने दे रहा है। पान वाला ही बता काउंटर सकता पे है। ही उंगली से बना रहा है ये फिलिस्तीन, ये या इजराइल, और यहाँ पर बम अभी गिराया गया है, देखो सुबह जो परसों जो हमला हुआ है यहाँ पे हुआ है, जो बच्चों की मौत हुई यहाँ पे। अब पान दुकान वाला ऐसे हाथ में कत्था लिख देकर ये हटाए तो हम यहाँ पान बनाएं। ये जो मुखर्जी नगर था ना वो नहीं है। वो जो पराठा खा खा के हम लोग लीबिया के भूख पे बात करते थे, चटनी मांग के चटनी दो, और फिर जानते हैं भाई साहब जो भुखमरी का इंडेक्स आप देख रहे हैं अभी, वो जो हमारा इंडेक्स भरा जा रहा है। हम जो लीबिया पर बात करते थे, चाड पे बात करते थे, हम अफ्रीकन देशों पर बात करते थे, वो दुनिया में नहीं है। तो इसलिए भी कई बार जो कहानियां दुनिया से खत्म हो गई हैं, किताब उसको जिंदा करती है और किताब भी उसी पे जिंदा रहती है। और इससे मैं बात करना चाहूँगा, चूँकि आप लोग मैं मानूंगा भले करते हो या ना करते हो, बट मैं मानना चाहूँगा कि आप लोग लिटरेचर पे रिसर्च या पढ़ते या फिर चीज़ों को नहीं, आप कहेगा तो बोल सकते हैं, हम लोग उसको बहुत भव्य बना के भी बोल सकते हैं, लोग बोलते हैं। नहीं, मैं मानूंगा। और इसलिए जैसे आपने बोला जो किताबों का प्रभाव है, इस पर भी आएंगे, क्योंकि यात्रा तो प्रारंभ में समझ गया। तो यात्रा प्रारंभ में मेरा ये भी आपसे था, तो उसमें किट्टी भैया का कोई रोल नहीं है? नहीं, तो देखिए किट्टी भैया का रोल, आप तो कल आए थे जो कहानी सुनने के लिए, क्या होता है कि जैसे जो रोल कई टर्म्स में होता है ना, जैसे हमारे कई सारे हीरोज होते हैं जब हम कर रहे होते हैं। जैसे हम जब मोहल्ले में पहली बार खेलने जाते हैं तो जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा होता है वो हमारा रोल मॉडल हो जाता है। जो बहुत अच्छा क्लास में बहुत अच्छा कोई बोल रहा होता है, कुछ कर रहा होता है, तो धीरे धीरे वो रोल मॉडल हो जाता है। तो जो हमारे जस्ट घर के पड़ोस में रहते थे भैया, और उनका एज अ पर्सन जो मेरे पे ना, कि जिस तरीके के वो व्यक्ति थे, मैं एस्पायर करता हूँ कि मैं कभी वैसा व्यक्ति हो पाऊँ। जैसे मेरे को, और ऐसे एक व्यक्ति नहीं होता है। जैसे मेरे जो ताऊ जी थे, तो गाजीपुर में वकालत करते थे, 30 साल एक ही रिक्शे से गए वो कोर्ट, है ना, और वो कोर्ट गए, और आखिरी दिन तक, जिस दिन वो जिंदा होंगे, 27-28, उनके जूनियर थे जो उसमें, और कोई रिक्शे वाला भी आता था, और जैसे बड़े वकील थे, और ऐसे जेब में ऐसे हाथ में ना उनके 50 रुपये भी रख देता था, 20 रुपये भी रख देता था, तो केस मना नहीं करते थे। उनके मरने के मेरे को 15 साल बाद कभी मुंबई में मैं किसी ऑफिस में गया, और TVF के ही ऑफिस में मैं गया। अच्छा। और वहाँ पे जो एंट्री करते हैं ना गार्ड, तो मुझे 5 मिनट बस वेट करना था कि अब एंट्री करके, जो कि सबका ही होता है, तो ऐसे ही उन्हें, तो अब मेरे को पता था 5 मिनट अभी लगेगा, अंदर से आया मैसेज की मीटिंग चल रही है, तो मैं गया। तो मैंने ऐसी मेरी आदत है ना, कह रहे कहाँ के रहने वाले क्या, क्योंकि अब आप क्या करेंगे, ऐसे बैठ के बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि अरे कहाँ, थोड़ा एक नॉर्मल बिहेव करने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि अरे कहाँ के हैं, तो बता रहे गाजीपुर। मैंने कहा अरे वहाँ क्या हम लोग का, मैंने कहा एक हम मेरी भी, अब मैंने ये नहीं बताया कि ऐसा, तो मैंने कहा अरे धड़ीधर दुबे जी, कहते अरे हाँ वो सकलेनाबाद में रहते थे ना, ऐसा करके। अब मैं सोचता हूँ कि मैं जो भी मैं कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे या अदरवाइज, मैं अपने मरने के 15 साल बाद क्या इतना रेलेवेंट रहूँगा किसी एक रैंडम व्यक्ति के लिए जो कहीं मुंबई में नौकरी कर रहा है, क्योंकि उसका कोई काम किए थे वो, या उसके किसी रिश्तेदार का कोई किया। जो हाइपर लोकल में जो होता है ना, वो जो चीज़ है, तो ऐसे जो हीरोज़ हैं ना, आप क्या होता है कि आप सोचते हैं कि हम इंसान बने तो हम कुछ चीज़ें, जैसे किट्टी भैया मैं बहुत इंस्पायर्ड था इन अ वे। और ये भी बहुत सच है कि जो पहली कहानी मैंने लिखी वो एग्जैक्टली वैसे नहीं थे जैसा मैंने कहानी में लिखा, लेकिन मेरे लिए वो जो सच था वो उस कहानी से कम भी नहीं है। क्योंकि जिस मिनट आप एग्जैक्ट वो लिखते हैं ना, तो आप अखबार लिखते हैं, आप न्यूज़ लिखते हैं। हम लोग न्यूज़ अखबार के बिजनेस में नहीं है ना, हम लोग उस एक नए सच के गेम में है, और जो नया सच है वो असली सच से ज्यादा सच होता है। अगर हम एग्जैक्ट लिखेंगे तो फिर तो हर कोई अखबार में और रिपोर्ट्स और वो लिख ही रहा है ना, फिर तो हम लोग बैठ के एक तो पोर्टल खोल के वैसा भी कर सकते हैं ना, एग्जैक्ट अगर वैसा उसमें आप देखो ना, हम लोग जैसे अभी नीलोत्पल बड़ी सही बात बोले थे पराठा खाते हुए, आप रोज कोई अखबार खोलिए, इतने दिन से यूक्रेन वाली लड़ाई चल रही है, गाजा पट्टी में चल रहा है, सब चल रहा है, हम लोग आराम से बिस्किट डुबोते हैं, चाय में खाते हैं और देखते हैं अच्छा 12 लोग मर गए, अच्छा एक बस पलट गई, 36 बच्चे मर। हम लोगों के शिकन नहीं आती है चेहरे पे, लेकिन अगर यही कोई कहानी आप उसकी पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत दिन तक उसमें आंसू भी आएगा, गिरेंगे, क्योंकि वो एक जो बच्चा है या जो कोई व्यक्ति है, लेखक क्या करता है, वो कोई आपसे पैसा तो लेके कुछ आपको कोई इंजेक्शन तो दे नहीं रहा है, वो जिस व्यक्ति की कहानी बता रहा है आपको,
उसको आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी बीवी, आपका पति बना दे रहा है, वो तक इतना संवेदना रिश्ता बना दे रहा है। तो उस रिश्ते की वजह से हमें लगता है कि हमारा कुछ छूट गया या हमें कुछ मिल गया। उस कहानी में उस कैरेक्टर को कुछ मिलता है ना, तो लगता है कि हम जीत गए। हाँ, ये है कि ये जो एसोसिएशन हमारा रहता तो है, वो हम लोग और यही तो जादू है जो, और ये इसीलिए जादू मैं बोलता हूँ ना, क्योंकि ये क्राफ्ट में नहीं है, ये आपको उस दुनिया के सच में जाना पड़ेगा उसमें, है ना। तो वो जैसे जो डार्क हॉर्स में जो दुनिया है ना, तो भले मैं मुखर्जी नगर कभी तैयारी करने नहीं गया, मेरा मन बहुत था कि हम करें तैयारी और हम भी बताएं कि हम भी बड़ा, जैसे बॉम्बे में लोग स्ट्रगल करने जाते हैं कि हम भी कुछ जाके वहाँ पे करें और निकलेंगे, और हम बहुत जाएंगे इंटरव्यू में, बहुत ईमानदारी दिखा रहे हैं, हम भी जाएंगे, और अब हम लोग की भी रील बनेगी जाएंगे जब, तो सब करेंगे। ये सब किसका मन नहीं, तब तो रील बनती भी नहीं थी उस समय, लेकिन ये लगता था कि जाके सस्पेंड कर देंगे अनुराग श्रीवास्तव की तरह, ये कर दें। लेकिन वो दुनिया इसीलिए एक ऐसी ना, जैसे मैं जब डार्क हॉर्स पढ़ा तो मेरे लिए पर्सनल, मैं तो पहला एडिशन जो इनके वो वाले थे वो उसकी लगभग शुरू की 50 किताब में से मेरे पास, तो मैं जानता भी नहीं था इनको। तो वो मेरे लिए ना, जो मुखर्जी नगर वो दुनिया है जो मैं जी नहीं पाया, और अब मैं जी नहीं सकता उसको। मैं कितना भी जाऊंगा रिसर्च करने, सब नकली है ना, वो 2 लेवल नीचे जाए। नकली एज इन ये नहीं कि जो वहां पे है वो नकली है, मेरे यादों का अगर मैं जाता तो मेरा मुखर्जी नगर वैसा होता, तो वो तो कभी मेरे से छीन नहीं सकता ना, वहाँ के जावेद को, राय साहब को, मेरे से कोई, वो मेरे साथ है, मेरे एक्सपीरियंस का हिस्सा है वो। मैं जी लिया मुखर्जी नगर ना, तो ये बस बात है। और इतनी बातें करने के बाद अभी हम जैसे एज यूजुअल अपना कॉफ़ी ब्रेक लेते हैं, लेकिन आज हम लोग चाय पियेंगे। और नीलोत्पल जी के अनुसार, जैसे हिंदी मीडियम को चाय पिलाते हैं आप? चाय की बात नहीं है, चाय इसलिए पियेंगे, अच्छा। उसका रीज़न है कि जैसे आपके अनुसार बताते हैं कि दारू चरित्र बिगाड़े या ना बिगाड़े, लेकिन किडनी खराब कर देती है। तो हम चाय पियेंगे, क्योंकि चाय, आपकी एक और बात है कि चाय जो है दिन भर की फुर्ती देने की अद्भुत मास्टर, मिडिल स्कूल के मास्टर साहब का की क्षमता भी देती है। तो हम चाय पियेंगे और गेम को समाप्त करेंगे, और एक चाय ब्रेक लेते हैं। साथियों, मैं आशा करता हूं कि ये पॉडकास्ट आपको बहुत ज्ञानवर्धक लग रहा होगा। यदि आपके कोई सुझाव हैं, चाहे विषय को लेकर या किसी गेस्ट को लेकर, तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। हम उस तरह के विषयों पर और उन तरह के गेस्ट को आमंत्रित करेंगे इस पॉडकास्ट पर। और इसके साथ साथ जो गेमिंग सेक्शन है वो केवल और केवल स्ट्राइकिंग थॉट शो यूट्यूब चैनल पर जाता है, तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें। संडे की सुबह आपको वो भी देखने को मिलेगा। और साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो पॉडकास्ट है ये शिक्षणम द्वारा ही संभव हो पाया है। शिक्षणम पर हम अपने भारतीय दर्शनों को, उपनिषदों को और संस्कृत भाषा को बहुत अच्छे से सिखाते हैं, और 1 साल के भीतर हमारे साथ 70,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। और इस साल तो अमेरिका में वैदिक ज्ञान के लिए भारत का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म शिक्षणम को चुना गया है। तो यदि आप सनातन धर्म में रुचि रखते हैं तो आपके सीखने के लिए ये सबसे बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप एक बार जरूर जुड़िए, हमारा आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। हर एक कोर्स में हम आपको फ्री डेमो वीडियोस देते हैं, क्विजेस देते हैं, नोट्स देते हैं। साथ में हमने अनलिमिटेड लाइव सेशंस की भी व्यवस्था की है, जो कुछ कोर्सेज में आ गई है, लेकिन अब सभी कोर्सेज में हम धीरे धीरे देने लगेंगे। और इसके साथ साथ आप Hyper15 कूपन कोड को यूज कर सकते हैं। इससे आपको हर एक कोर्स पर 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये कूपन कोड केवल हमारे हाइपरक्वेस्ट की जो ऑडियंस है, जो हमें इतना प्यार देती है, उनके लिए ही है। तो शिक्षणम की वेबसाइट और ऐप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप एक बार जरूर जुड़ें। आइए अब पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। इसमें मतलब मैं एक प्रभाव पे चर्चा करना चाह रहा था, इसमें भी एक चर्चा और निकलेगी जो आपने न्यूज़पेपर राइटिंग की बात की है। मेरा प्रभाव को लेकर था, जैसे आपने बोला कि अब मुखर्जी नगर शायद ही वैसा मुखर्जी नगर कोई जी पाएगा जैसा पुस्तक में आपने बता दिया है, और बहुत बारीकी से आपने बताया। मतलब वो पढ़ के पता चल जाता है कि राइटर रहा होगा वहाँ पे, ऐसा कोई किसी का सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस नहीं लगता है। अभी प्रभाव की जब हम बात कर रहे हैं, तो अभी जैसे मैंने बोला, आप लोग लिटरेचर पे रिसर्च वगैरह करते होंगे, यात्रा शुरू हो गई, आपकी कुछ प्रतियाँ बिक भी गई, आपको लगा कि इस्टेब्लिश्ड ऑथर हूँ मैं, और जब भी हिंदी रचनाओं की बात होगी और अभी कंटेम्प्रेरी में होगी तो मेरी बात होगी। अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं, या तो आप लिख रहे हैं कि चलो मैं लेखक हूँ, मेरे घर का खर्चा भी है, और मुझे थोड़ा सा जैसे बाजारवाद की आप बात कर रहे हैं कि हाँ मेरी चीज़ें चलनी भी चाहिए। दूसरी तरफ एक ऐसा प्रभाव भी है, जैसे हम जॉर्ज ऑरवेल की 1984 की बात करते हैं, या हम एनिमल फार्म की बात करते हैं, कि भाई जब भी डिक्टेटरशिप की बात आएगी, पॉलिटिक्स की बात आएगी, वो 2 पुस्तकें आएंगी ही नाम। जैसे आपने बोला कि अगर मुखर्जी नगर की बात आएगी तो डार्क हॉर्स की बात होगी। तो क्या ये भी मन में अब आपकी अप्रोच रहता है कि अब जो मैं पुस्तक लिखूंगा उसमें कितना अप्रोच आपका ही रहता है कि चलो ये मार्केट फिट है या नहीं है, लेकिन ये समाज के लिए आवश्यक है, और कल जब इसकी बात होगी तो ये किताब इतनी इंपॉर्टेंट रहेगी? क्या ये माइंडसेट रहता है कि जस्ट बस ठीक है मैं लिख रहा हूँ, कुछ मेरा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस? इसके 2 उत्तर हो सकते हैं। एक झूठ वाला उत्तर ये है कि
मैं ये नहीं सोचता कि परिणाम क्या होगा, मैं तो परमार्थ के लिए लिखता हूँ और ये पाठकों की कृपा है कि उसको कालजयी बना देते हैं। इस तरह से भी अपनी विशेषताओं को प्रकट करने का एक तरीका है ये आजकल। सीधी सी बात है कि किताबें जो होती हैं वो बरगद का पेड़ है, वो फल नहीं छाँव देती। तो ये जो यश है, ये जो लोकप्रियता है, जो रॉयल्टी है, ये फल है। जब हम रोप ही रहे हैं बरगद, जहाँ लोग सुस्ताएगा छाँव में आके, जहाँ लोग माटी घड़ा रख देगा, कोई दूसरा आदमी आएगा तो पानी ठंडे मिलेगा, वहाँ पी लेगा, जहाँ पानी बरसेगा तो लोग ओट ले लेगा। हम फलदार वृक्ष लगा ही नहीं रहे, हम बरगद लगा रहे हैं। बरगद में इसकी इस्तेमाल कर रहा हूँ जो खड़ा रहेगा सदियों, यानी किताब अपनी प्रासंगिकता की जड़ पकड़े हुए खड़ी रहेगी। जमीन उसको प्रासंगिकता की मिलेगी जिसमें वो जड़ पकड़ के खड़ी रहेगी। तो किताब लिखते वक्त विषय कालजयी है या नहीं, ये सोचते हैं। यश कितना कालजयी मिलेगा ये नहीं सोचा जा सकता, नाम कितना हो जाएगा ये नहीं सोचा जा सकता, बिकेगा, रॉयल्टी मिल जाएगा ये नहीं सोचा जा सकता। इसके बावजूद, इस सीमा के बावजूद कि हम चाहते हैं कि हमारी आजीविका तो इसी से चलनी है, ये चाहने के बावजूद कि ये बिके, हम नहीं बेच सकते किताब, क्योंकि विषय कालजयी होते हैं। तो आप जब समाज पे लिख रहे हैं तो सामाजिक विषय, तो मैं अगर दहेज प्रथा पे लिखूं तो आप बता सकते हैं क्या वैलिडिटी की, कब दहेज प्रथा भारत से खत्म होने वाला है? तो वो तो 100 साल तक पढ़ा जाएगा, और खत्म हो जाएगा तो भी 100 साल पढ़ा जाएगा ये जानने के लिए कि भारत में दहेज प्रथा क्या था। मैं डायन प्रथा पे लिख रहा हूँ, क्या आप बता सकते हैं क्या कि हिंदुस्तान से डायन प्रथा कब खत्म होने वाला है? तो यही बात है कि जब आप ऐसे विषयों पर लिखते हैं, जब आप सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल विषय पर लिखते हैं, तो आप ऐसे ही आप उसको एक अनंत काल के लिए लिख रहे हैं। तो बस इतना ही सोच सकते हैं, इससे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती किताब को लिखने में। और आप मतलब ट्रांसलेशंस भी अवेलेबल हैं क्या? कुछ किताबों के हैं, जैसे मेरे किताबों के नहीं, इनके कुछ किताबों के ट्रांसलेशन उपलब्ध हैं। तो वो है आजकल हिंदी की किताबों का दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेशन, इंग्लिश में नहीं, मेरे जैसे पंजाबी में है, मेरा संथाली में है, मणिपुरी में है, मराठी में है मेरी किताबों का। क्योंकि उससे भी क्या होता है ना, आप कितना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं और कितना एम्बिशियस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, वो भी एक लगता है। जैसे आपने बोला ना विषय कालजयी है, ठीक है, लेकिन विषय कहाँ तक पहुँच रहा है? हाँ, वो लेकिन मैं उसको फिर बाजार का हिस्सा मानता हूँ, रणनीति का हिस्सा, व्यवसाय का हिस्सा मानता हूँ। व्यवसाय का हिस्सा, किताब का प्रसार कितना दूर तक ये व्यवसाय का हिस्सा है, कहानी का विस्तार कहाँ तक ये मेरे रचनात्मकता का हिस्सा है। तो हम कहानी के विस्तार तक के लिए उत्तरदायी हैं। फिर मेरा मन कहता है कि मेरा किताब बाजार के लिहाज से विस्तार पाए, लेकिन मैं न उसमें कुछ अपनी भूमिका निभा सकता हूँ, न उस बात के लिए छाती पीट सकता हूँ। अगर वो पहुंच गई तो ताली पीटूंगा, ठीक है, वो पब्लिशर का काम है। वो फिर पाठकों का भी काम होता है कि वो आपको पढ़े और दूसरे को बता रहे कि यार इस किताब को पढ़ना। तो वो सौभाग्य से हमारी पीढ़ी को, कम से कम दिव्य प्रकाश दुबे सामने बैठे हुए हैं, मैं बैठा हुआ हूँ, तो हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि हिंदुस्तान का कोई युवा, कोई युवती अगर हिंदी में किताब लिख रहा है या लिख रही है, तो वो माने कि हिंदी में लिखने का कैरियर है। ये बहुत जिम्मेदारी से यहाँ पर हम लोग गारंटी लेके बोल रहे हैं, क्योंकि हम दो लोग जो बैठे हुए हैं, हमने हिंदी के कलम से एक दुनिया बनाई है जहां पर कलम से भी रोटी बेला जा सकता है। हम पैसा छापने की मशीन नहीं बना रहे हैं, लेकिन रोटी बेल देने तक का काम, रोटी बना देने तक का काम हिंदी ने कर दिया है। अब नई पीढ़ी आएगी और उसको बड़ा बनाएगी। तो मैं, जैसे आपने गारंटी ली, उसमें जैसे गारंटी हम ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बात छिपी हुई है, अंतर्निहित है कि हिंदी को लेके वो फेलर का एक शंका है। और वो शंका है, शंका भी नहीं है, वो दीर्घ शंका है। हाँ, दीर्घ शंका आप बोलिए या फिर ये बोले कि समक्ष है। क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये दिखता है कि हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर को लेके भारत में एक जो खाई है, पता नहीं अभी वो भर रही है कि नहीं भर रही है, वो आप बताएंगे। दूसरा ये कि सबसे बड़ी आयरनी मैं बोलूँ, क्या बोलूँ, कि देश में दर्जनों भाषाएं हैं जो भारतीय हैं, दर्जनों भाषाएं हैं, उसमें भी इंग्लिश लिटरेचर का ऐसे बढ़ना। जबकि हम जापान को देखते हैं, जर्मनी को देखते हैं, ब्राज़ील को देखते हैं, तो वहाँ पे लोकल लिटरेचर जो इंग्लिश से कई आगे है, और इंग्लिश में भले ट्रांसलेशन करके ग्लोबल बनाया जाता है, बट लोकली तो मुराकामी जी को भी जापानीज़ में पढ़ रहे हैं, पाउलो कोएल्हो को भी हम स्पेनिश में ही बेसिकली पढ़ रहे हैं। तो हर कंट्री की जो लिटरेचर है वहाँ पे ओरिजिनल लैंग्वेज में ग्रो कर रही है। एक इंडिया ही एक ऐसा निकला हुआ है जहाँ इतनी दर्जनों भाषाएं हैं, लेकिन भाषा में भी अगर आप एक दो भाषाओं को छोड़ दीजिए, चाहे हिंदी और बांग्ला और मराठी को, तो शायद साहित्य भी नहीं होगा। या फिर मैं हो सकता हूँ गलत भी हूँ, लेकिन इंग्लिश से तो कोई कंपैरिजन नहीं होगा जिस तरह की इंग्लिश की मार्केट है इंडिया में। नहीं, पूरा आप हिस्ट्री तो आप जब पढ़ेंगे तो लिटरेचर
नहीं, हिस्ट्री देखेंगे तो फिर वो कालिदास जी से नहीं, कालिदास भी नहीं, अगर मतलब तेलुगु तमिल की भी आज की भी साहित्य की बड़ी समृद्ध परंपरा है। तेलुगु तमिल में मराठी तो खैर है ही, मैं कंटेम्परेरी बात कर रहा हूं। बांग्ला भी वो है, हिंदी नहीं। इसमें बात ये है कि दुख का विषय ये है, विडंबना ये है, अंग्रेजी की का किताब का प्रसिद्ध होना कोई बुरी बात तो है नहीं, बुरी बात नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के पाठक जो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, मैंने अंग्रेजी के किसी भी पाठक से अंग्रेजी की किताब के विषय पर बात करते हुए नहीं सुना। मुझे एक बात बताइए, अभी अरुंधति राय जी की एक किताब नहीं आई थी जिसमें वो क्या था, अभी नई किताब एक आई है साल भर पहले, 2 साल पहले। उस विषय को बिहार का एक किसान का बेटा जब पढ़ेगा तो वो वहाँ बैठ के क्या विमर्श उस किताब पर करेगा। अंग्रेजी के लेखक जिस विषय पर लिख रहे हैं वो प्रासंगिक नहीं है, जिसमें प्रासंगिक होंगे, वो कुछ वर्गों के लिए होंगे, उस स्थान पे होंगे, लेकिन अगर वो किताब पटना का एक बेटा किसान का जो नीलहा आंदोलन भी पढ़ के आ रहा है और वो अगर ये बोले कि हिंदी में जो अभी वर्तमान में मान लीजिए कि बिहार की राजनीति पर लिखी गई कोई किताब को बोल रहा है कि मैं इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि हिंदी में लिखा गया है, और मैं जो है रूस यूक्रेन पर के युद्ध पर, युद्ध बंदियों पर एक किताब आई थी बड़ी गजब की, मैंने वो पढ़ा। यहाँ इसका मुजफ्फरपुर में जो अपहरण हुआ है इस पर अगर हिंदी में कोई लिखा है तो वो केवल इस विषय को इसलिए मामूली मानता है क्योंकि वो हिंदी में लिखा हुआ है, और वो रूस यूक्रेन के युद्ध बंदियों की कोई दास्तां आएगी जिसमें एक रूसी सैनिक होगा जो कहेगा मैं यूक्रेन में बंदी बना लिया गया था और मैं विजेता देश का सैनिक था, लेकिन मेरे साथ कैसा व्यवहार हुआ, वो अपनी आत्मकथा लिखेगा और नोबेल प्राइज लेगा। और हिंदुस्तान में मुजफ्फरपुर में बैठ के वो लड़का उसको पढ़ेगा। ठीक है, कहने का बात यह है कि हम विषयगत विश्लेषण नहीं कर रहे, मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं हिंदी अंग्रेजी की किताबों का, यहीं पर मात हम लोग मीडियम का मूल्यांकन कर रहे हैं। यानी अंग्रेजी में लिखना प्रभावपूर्ण, अंग्रेजी में पढ़ना प्रभाव वाली बात, चाहे वो जो विषय हो। और अभी आपने जिनका मुराकामी का भी नाम लिया, मुराकामी अपने देश में अपनी भाषा में लिख रहे हैं ना, अपने देश में लिख रहे हैं, अपनी संस्कृति पर लिख रहे हैं। ठीक है, मेरा मुराकामी अगर होगा शैली में, हो सकता है कि बिहार के हाजीपुर में पैदा होने वाला एक लेखक शैली वो पकड़ सकता है, लेकिन उसकी कहानियां फिर तो गंडक और गंगा के किनारे का होगा, फिर तो खगड़िया आएगा, कोसी के किनारे का दर्द लिखेगा, वो बाढ़ पर लिखेगा, वो कहेगा कि नई की दुल्हन कैसे कोहबर में बैठ के पहला पूरी डाली थी कढ़ाई में कि तेल से ज्यादा पहले पानी भरा, उसके बाद पता चला कि वो तो बीच कोसी में पहुंच चुकी है, तो वो उसको कोसी में बहा में बह रही है, उसके साथ जो उसका सिनौरा बह रहा है, उसके दुल्हा का लाल कपड़ा में बधा है, चेंटी का घड़ी बह रहा है, और कही है कोसी मैया हम तो छठ भरने आए थे आपके यहाँ, अभी तो मधुश्रावणियों नहीं हुआ, हमको आप कहाँ ले आई, अब कोहबर से दुल्हन बह के जो कोसी के बाढ़ में आ गई है, ये दर्द लिखेगा। अगर इसको इंग्लिश में कोई लिखेगा तो आप कहिएगा कि व्हाइट टाइगर लिख रहा है अरविंद अडिगा, तो वहां पहुंच गया है। मैं हिंदी में अगर यही लिखूंगा, मैं कोहबर और मैं कलछुल और मैं सरौता और मैं सिनौरा लिख रहा हूं, तो आप मुझे कहेंगे हिंदी में लिखा गया, आप विमर्श नहीं करेंगे। तो ये जो विडंबना भी नहीं, बदमाशी है, और इसको कर रहा है हिंदी के मुख्य धारा का लेखक जो दिल्ली में बैठा हुआ है, जो आपसे सिगार पीते हुए इंडिया हैबिटेट सेंटर में हिंदी के किताबों का रेफरेंस देने के लिए, आपको ज्ञान देने के लिए अंग्रेजी के 3 राइटर को आपके कपार पे थोपेगा, जो अपनी सारी बात काफका से शुरू करेगा, जो अपनी सारी बात ही जो है वो मुराकामी से शुरू करेगा। ठीक है, तो वो जो बात कह रहा है, हम बस इतना ही कहना चाह रहे हैं कि हिंदी में लिखे जाने वाले विषयों पर बात हो, तब आपको पता चलेगा कि नए दौर में या पुराने दौर में जो विषय जो लिख रहे थे लोग, प्रेमचंद का इज्जत तो ये लोग डरे करने लगा है। जानता है वोट बहुत है प्रेमचंद के पास, बूथ पर कब्जा है, लाठी लेकर दौड़ा देगा। आपको क्या लग रहा है कि प्रेमचंद को गोदान के विषय के लिए लोग सम्मान करता है? पढ़े भी नहीं होंगे, नहीं पढ़ता है, लेकिन प्रेमचंद जानता है वोट प्रेमचंद के पास बहुत है, बूथ पर यूथ का कब्जा है, यूथ प्रेमचंद के गांव से है। रेनू को ये लोग लंबा बाल वाला बोल के चिढ़ाता था दिल्ली में, ये लोग इंडिया हैबिटेट सेंटर में, ये लोग बैठने देता था क्या रेनू को? तब बेचारा रेनू पिस्टल लेकर चुनाव लड़ने चले गए कमर में बांध के, और चुनाव में हरा दिया वोटर उनको। जो आदमी महिला आंचल लिख रहा है, जो आदमी प्रतिपरी कथा लिख रहा है, उसको जनता अपना जनप्रतिनिधि नहीं समझ रही है। जो जनता की आत्मा का बिंब उतार दे रहा है कागज में, जो उसके दर्द को अपना बना के उतार दे रहा है कागज में, उसको जनता मानती है कि मेरा जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता, जमानत जब्त करवा दे रहा है जनता। और उसको यहाँ पर महिला आंचल को किताब मानता था ये लोग। कहाँ से कौन भाग्य से जब यूपीएससी के सिलेबस में लग गया तब जाके रेनू लेखक हुए हिंदी जमात के लिए। ये लोग काशीनाथ सिंह को लेखक मानता है, अगर
नामवर सिंह जैसे अमिताभ बच्चन आए आलोचना के, तो जाके ये लोग इन सबको लेखक मानते। हिंदी का ये जो बदमाशी, जो इंडिया हैबिटेट में जो ये लोग ब्रूसीटा खाता है, ब्रूसीचा क्या बोलते हैं उसको, परोटिया को नया नाम ब्रूसेटा, ब्रूसेटा खाते हुए, हाँ ये जो थाई करी में कदीमा का सब्जी खाता है ये लोग, जिसको थाई करी बोलता है, मैं तो वहाँ तक कोहड़ा गया नहीं कोहड़ा हूँ। काट के, हाँ कोहड़ा काट के थाई करी में डाल, तो थाई करी कोहड़ा खाता है। ये लोग हिंदी के बारे में, हिंदी में लिखता है ये लोग, क्योंकि अंग्रेजी लिख नहीं सकता ये लोग, ठीक है। और विषय बस वही उठाएगा, अंतर्राष्ट्रीय विषय। आपने लिखा है वो 72 के प्लेग पर एक किताब आई थी, कहिएगा कहाँ प्लेग फैला था, तो यूरोप में। ये जो है मुजफ्फरपुर में लीची में जो बीमारी लगा, उसके चलते जो बीमारी आया बिहार में, उस पर भी नहीं लिखेगा, ये कालाहांडी पर नहीं लिखेगा, ठीक है। तो ये बात है, तो हम लोग विषय पढ़ा नहीं जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं बड़े भरोसे के साथ कि हिंदी में जो विषयों का चयन है, अगर नई पीढ़ी अपने समय में विषयों का चयन करने में सजग है, तो वो, हम अंग्रेजी से प्रतिस्पर्धा नहीं मानते हैं। और हम लोग कह रहे हैं कि मेरे दौर का भारतीय राइटर अंग्रेजी में जो लिख रहा है, हम किताबों की संख्या में उससे आज प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और हम पीछे नहीं हैं। नहीं, और ये इसमें मैं जोड़ूंगा, जैसे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जो अंग्रेजी में लिख रहा है वो ज्यादा बिक रहा है। ये बिल्कुल सच वही मैं कह रहा हूँ कि हम है ही नहीं। मैं कह रहा हूं, ऐसा है ही नहीं। मिलियंस कॉपी की बात अब हम लोग करने लगे हैं। हाँ, ऐसा है ही नहीं। ये बहुत बड़ा पूरा, पता नहीं मीडिया जनरेटेड है, या शायद अंग्रेजी के साथ अभी भी एक कॉलोनियल हैंगओवर है कि अरे अंग्रेजी में है तो मतलब थोड़ा एलीट है। एक्चुअली ये पूरा, अगर आज की डेट में अगर शुरू के 3-4 लोगों को आप हटा दो, है ना, उसमें के मतलब, अब तो चूंकि 1-2 लोगों के साथ मैंने काम भी किया, तो मुझे पता है हर आदमी का दर्द तो वही है, घूम फिर के कह रहे और कैसे कर सकते हैं, क्या मैं हिंदी में इंटरव्यू दे दिया करूं तो मैं ज्यादा लोगों तक पहुंच जाऊंगा, मैं क्या इसमें चैनल पे दे दूं, है ना। तो ये भी एक है, अरे अभी बड़े से बड़े लोग जिनको अंग्रेजी के जो बड़े से बड़े लेखक हैं, वो अपनी किताब लॉन्च करने से पहले क्यों हम लोगों के साथ लाइव करते हैं, चाहे क्यों बात करते हैं, क्योंकि उनको एक पता है ना कि एक नई दुनिया उनके लिए, क्योंकि वो खुल गई है, जो एक नई दुनिया हम उनको खोल के दे रहे हैं। और ये उन 5-6 लोगों को आप हटा दो, मैं कह रहा हूँ शुरू के 10 लोगों को हटा दो, उसके बाद से आप कंपेयर करेंगे तो वो कहीं आसपास है नहीं हमारे। और वो भी अब जो लेटेस्ट किताबें जो भी उसको नंबर्स में देखेंगे वो है नहीं। और आप नंबर्स को तो फिर भी ऐसे नहीं देखना चाहिए ना कि इनकी एक किताब जब डार्क हॉर्स जाती है किसी एक बिल्डिंग में ना, मुखर्जी नगर के चाहे कहीं के भी, या हॉस्टल में, तो एक जगह जाती ना तो उसको 10 लोग पढ़ता है, 25 लोग पढ़ता है, आधा आधा फाड़ के पढ़ेगा, पार्ट 1 पार्ट 2, ये हो रहा है ना। तो वो जब होता है ना कि हमने पढ़ा था, अभी जैसे मेरे को याद है दिल्ली बुक फेयर में एक आया एक बालक साइन कराने, तो मुसाफिर कैफे लेके आया, तो उसने, अब चूंकि वो किताब ऐसे कि बहुत आप गिफ्ट कर सकते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को, चाहे उससे भी ज्यादा अच्छी बात ये है कि जो आपकी गर्लफ्रेंड अभी नहीं हुई है उनको आप कर सकते हैं, शायद इस उम्मीद में कि गर्लफ्रेंड हो जाए। तो वो आया 4 उसने करवाया कि सर पहले तो 2 पे नाम लिखवाया उसने कि आप लिख दीजिए सर, उसके बाद उसने कहा सर 2 डॉट बना के छोड़ दीजिए, नाम मैं बाद में भर लूंगा, है ना, ये वाला पेन दे दीजिए इसी वाली स्याही में। तो आप, वो ऑडियंस ना स्मार्ट है, अगर आप, वो क्यों हम लोगों से जुड़ रहा है, क्योंकि हम उसकी बात कर रहे हैं, वो जो उसकी दुनिया है ना, उसका जो, जैसे जो विषय की बात है उसमें, जैसे एक मेरी एक गाइडिंग फिलॉसफी है किताब लिखने में, जब इब्ने बतूती लिखा या उससे पहले, कि एक मजाज साहब का एक शेर था कि ज़माने से आगे तो बढ़िए मजाज, ज़माने को आगे बढ़ाना भी है। वो आई थिंक मैं अभी भी उस, क्योंकि हम जहाँ खड़े हैं ना, हम उसको आगे जब तक नहीं देख रहे हैं ना, उसकी ऐसी बात जो वो लड़का हो सकता है या कोई भी वो कैरेक्टर, वो तभी कनेक्ट करेगा। आप उसको जैसे ही ज्ञान की बात बताएंगे ना, वो बहुत ज्ञान है जीवन में, यहाँ पे इतना ज्ञान यहाँ पे इस समय इंस्टाग्राम पे है ना, कि एक मतलब गौतम बुद्ध को भी अपने समय में उतना ज्ञान उस फॉर्म में नहीं हुआ होगा जितना एक दिन में आदमी को रील पे हो जा रहा है आज की डेट में। 2-4 गौतम बुद्ध रोज निकाल के आदमी फेंक दे रहा है अपने अंदर से। तो उसको ज्ञान नहीं चाहिए, उसको ऐसी चीज चाहिए जो उसको यहाँ पे दिल में टच करे और उसकी बात हो। कहानी आदमी इसलिए थोड़ी ना जुड़ता है। और एक धारणा है कि जैसे दिव्य प्रकाश दुबे लिख रहे हैं, इन्होंने अभी कहा अक्टूबर जंक्शन आप गर्लफ्रेंड को दे सकते हैं। अब ये एक लाइन उठा लेगा कोई, कहेगा दिव्य प्रकाश दुबे प्रेम कहानी लिखता है। अब मैं विषय के चयन पर इसलिए कह रहा हूँ, मैं ये जो मैं कहता हूँ ना कि नई पीढ़ी क्या कर रही है, तो इसी लेखक ने लिखा क्या, इसने इब्ने बतूती का विषय क्या है? इब्ने बतूती और अक्टूबर जंक्शन के विषय का पिरामिड ही अलग है, वो अलग दुनिया है, अलग दुनिया। यार पापा, फिर वो वहां से बिल्कुल अलग दुनिया। आप रिश्तों संबंधों, एक बाप बेटे का रिश्ता, एक माँ बेटी का रिश्ता,
तो आप देखिए क्या है ना, परसेप्शन आधारित मूल्यांकन है। नहीं, वो जो लिख रहा है वो एक विषय पर, मेरे बारे में कॉलेज के लड़कों, मेरे किताब में एक भी लड़का कॉलेज में ठीक से नहीं पढ़ा है। डार्क हॉर्स में ही है, उसके बाद तो कॉलेज हम देखे नहीं ना, हम देखे ना, मेरा पात्र देखा है। बिरंची गांजा पीता है, फूलचंद पासी गांजा पी रहा है यार जादूगर में, फुकन सिंह पढ़ा नहीं है, पवित्रवा आसाम में कमा रहा है। लेकिन नहीं, ये लोग के दिमाग में ही चलता है। वही बात है कि हमारा मूल्यांकन वो लिलेन के शर्ट और जीन्स पेपे से और अंडर आर्मर के जूते से यहाँ पर निर्धारित हो रहा है, और इसी को बाजारवाद भी लोग कह देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, बात हम दोनों की बात ये कि हिंदी का जो युवा पाठक है ना, हम लोग कुछ नहीं है, उसने चुनौती ले ली है। वही बता दे रहा है कि हमारी दुनिया अंग्रेजी से बहुत बड़ी है। ये जो हम लोग बैठ के बोल ले रहे हैं ना हिम्मत से, सीना चौड़ा करके कि मिलियन में किताबें बिक रही हैं, ये हमारा जादू नहीं है, ये उन पाठकों का है। वो अमेज़न पे बैठ के, फ्लिपकार्ट पे बैठ के, स्नैपडील पे बैठ के, पुस्तक मेला में जाके और पटरियों पर जाके किताब खरीद रहे हैं हमारी। ये वो हमें ना, ये हमारा काबिलियती नहीं है, ये हम उनसे हौसला पा रहे हैं, वो हिम्मत दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम पढ़ते हैं दोस्त। और जानते हैं इसमें क्या है कि मैं तो इसमें पाप मैंने किए हैं। पाप क्या किए हैं कि मैंने भी जब रीडिंग शुरू की ना, तो ऑब्वियसली अगाथा क्रिस्टी पढ़ लिया, फिर वो खालिद हुसैनी पढ़ लिया, जॉन ग्रीन पढ़ लिया। तो उनको पढ़ के, और वो एक स्टेटस को बनता है कि भाई इनको पढ़ा है, इनको दिखाना है। और उसके बाद जब मैं फ्लिपकार्ट पे जा रहा हूँ, अमेज़ॉन पे जा रहा हूँ, और जब मैं देखता था ना, चाहे हिंदी किताबें या इंडियन ऑथर्स की, और जब उसमें देखता था कि इनको 4000 रिव्यू क्यों है, इनको 3 है, ये कौन लड़के पढ़ रहे हैं, लग रहा है कोई गरीब लड़के पढ़ रहे हैं। तो ये जो मेरे अंदर है ना, ये भी एक तरह का मतलब एक इससे तुच्छ बेकार माइंडसेट जो ये हम लोग संस्कृतिवाद जब पढ़ते हैं, हाँ। तो उसमें एक हिस्सा ये है, तो ये आएगा। हाँ, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद जब फिर भारतीय ऑथर्स को पढ़ा गया, उसके बाद हिंदी में पढ़ा गया, तो वो जो क्वालिटी और फिर वो जो लगा कि हाँ ये तो मेरी बात कर रहे हैं। अभी तक तो मैं वो एक रूम में मर्डर हो गया उसको सॉल्व कर रहे हैं, या फिर वो अफगानिस्तान में क्या हुआ उसको देख रहे हैं, या फिर जो हमारे चीज़ें हैं, ठीक है पढ़ने के लिए आप पढ़ रहे हैं, हर चीज़ पढ़ना चाहिए, मैं ये कहीं नहीं रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कमतर मानने वाली बात। कमतर मानने वाली, जो दिमाग में एक माइंडसेट बन गया था कि यार कैसे इनको 4000 रिव्यू 3000 रिव्यू है, कुछ तो बात है। फिर मुझे लग रहा है अच्छा ये वही वाले होंगे जिनको ऐसे बस खरीद के पढ़ते हैं। इनफैक्ट मैं IIT में भी था, तो IIT में भी मैंने ये देखा, मैं मतलब जो इंडियन मैथोलॉजी है या फिर और भी चीज़ें हैं, तो जब बच्चे पढ़ते थे ना, अमीश को पढ़ रहे हैं या ये, तो मैं उनको बहुत नीची नज़र से देखता था। मेरा ये था कि अरे यार ये काफका नहीं पढ़ रहे हैं, अरे यार ये कैसे कोरियन ऑथर्स को नहीं पढ़ रहे हैं। और इतना गंदा माइंडसेट था मेरा पूरे IIT भर में कि मैंने 100 किताबें पढ़ ली, लेकिन एक भी इंडियन ऑथर नहीं पढ़ा था। और जब मैंने बात करना शुरू की अपने चैनल पे, और जब मुझे सामने से आया कि इंडियन ऑथर्स बताओ, तो मैं कहा अच्छा ऐसा है क्या, मैं किस दुनिया में हूँ। तो ये जो आपने रिलेट कराया अभी कि नहीं आपको मिलियंस जो कॉपी की आप बात की, नहीं आपको जो ताकत मिल रही है रीडर से, वो मेरे लिए भी उस समय मेरी माइंडसेट में नहीं था वो चीज़। हाँ, लेकिन देखिए जैसे आप एक अलग दुनिया में हैं और फिर भी आप तक वो बात पहुंची, हाँ, तो हमारा पाठक ही पहुंचाया ना आपको। हाँ, जैसे वो हम लोग आपको पैसा देके तो नहीं कर सकते थे वो कि कोई ऊपर से डंडा चलवा दे कि नहीं आज यहाँ पे पोस्टर लगेगा, एक आया है प्रशासन की तरफ से कि भाई इनको पढ़ना है या इस कॉलेज में कोर्स में आना है। देखिए आधे से ज्यादा हिंदी लेखकों की लड़ाई ये रही, वो कई बार शो ऑफ करते हैं, अरे हमारी तो हिमाचल में कोर्स में लग गई है कहानी। अरे कोर्स में लगने से नहीं आदमी, वो इसका मतलब ये नहीं है ना, जैसे किसी मैगजीन में छपी और वहाँ पे आपका मोबाइल नंबर है, हाँ नहीं मेरी तो कहानी बहुत चली और मुझे 27 प्रतिक्रिया, 27 व्हाट्सएप मैसेज आए, 27 का रेफरेंस पॉइंट 27,000 ही नहीं होगा, 270 नहीं होगा। हम लोग उस गेम में ही नहीं थे ना। हम जब आए हम लोग ना, तो जो कंपैरिजन था वो ये था ही नहीं अपने समय के हिंदी कि जो उस समय की जो धारा थी या जो उस समय के लेखक थे, क्योंकि अगर हम वो करते ना तो हम लड़ाई अगर जीत भी जाते तो हम सबसे हारे हुए होते। वो हम लोग को एक बड़ी लड़ाई, जो वो लड़ाई जो असंभव लड़ाई थी उसमें जाना था ना, ताकि हमें ये सब छोटी चीजों से हम इससे उड़ जाएं, क्योंकि हम लोग सीरियस करियर बनाने के लिए आए। हाँ, वही मैं कहना चाहूँगा, लिखने की क्वालिटी के इतर एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोग लेखक बनने आए थे। ये बात मान के कोई अगर लिख रहा है उसकी राह आसान है, वो पिच पे उतर गया है बस, हेलमेट लगा के। बस हम लिखने आए थे, हम लिखते रहेंगे, थोड़ा ये भी भरोसा रख लेना है कि हम लिखते रहेंगे। ये उतनी सी ही बात थी जिसने अलग कर दिया
बाकी जितने भी लोग हैं वो कहते हैं कि मैंने शौक से लिखा है, वो बोलते नहीं है शौक से, लेकिन कहते हैं नहीं नहीं ये खतरा तो उठाया। आज दिव्य प्रकाश दुबे कहीं भी उठ के 10 बजे नौकरी करने नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब नहीं कि 10 बजे लिखने बैठ जाते हैं, नहीं, वो भरोसा तो अपनी कलम को देना होगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही खतरा उठाना चाहिए सब लोगों को, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस बात ने हम लोगों को थोड़ा अलग किया इस क्लब से, इस समूह से, यही था कि हमारे दौर में हमसे कई बेहतर लिखने वाले कहीं बैठे होंगे। लिखे हुए को तो हम जान चुके हैं, इसलिए हम नहीं बोलेंगे। जो नहीं छपे हैं वो हमसे कई बेहतर लिखने वाले बैठे होंगे अभी अपने कमरे में, उनकी कहानियां उनके कॉपी में दर्ज होगी, लेकिन वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो ये सोचने में डर रहे हैं कि हम केवल लेखक हैं। ये बहुत बड़ा फर्क ला देता है। इस पे तो हम आएंगे कि आप लोगों की फर्स्ट पब्लिशिंग कैसे हुई होगी, क्योंकि हो सकता है ऑडियंस में भी कोई लिखता हो, उसको कुछ पता चले। इससे पहले जैसे आपने विषय की बात की, हिंदी में बात की, या फिर जब हिंदी पट्टी आप बोलते हैं, या फिर आप ऐसा एक पर्टिकुलर लैंग्वेज लेते हैं, किसी स्टेट से जोड़ते हैं, फिर लोकल विषयों की बात करते हैं। ठीक है, लोकल विषय भी लिखे जाने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे चारों ओर की दुनिया की बात है, समाज का दर्पण है साहित्य, तो होनी चाहिए बातें। लेकिन जब एक भारत की बात आती है, जब एक ग्लोबल सॉफ्ट पावर की बात आती है, जब हम देखते हैं कि हमें GOT जैसा, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसा, या फिर हमें बहुत ऐसा एक ग्लोबल लिटरेचर मिलता है जो एक मतलब आप पर्टिकुलर राइटर ही नहीं बल्कि देश की बात होती है उसमें, आप उसका कल्चर अपनी संस्कृति से, अपनी बातों को लेके उसका एक ग्लोबल वर्जन बनाते हैं। ऐसा भारत से क्यों नहीं हो पा रहा है? मतलब यहाँ के लेखकों के साथ ऐसा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सवाल अभी जो विमर्श हुआ है, ये सवाल वहीं पे उठ जाना चाहिए था। आप ये बताइए कि प्रेमचंद की गबन हो, कफन हो, कर्मभूमि हो, गोदान हो, इसके विषय क्या है? तब तो इस पॉडकास्ट में प्रेमचंद बैठा होता और या रेनू बैठे होते, तो खारिज हो जाए बेचारे, तो ये सोचेंगे हम तो लोकल हैं यार। मैं ये कह रहा हूँ किसान की समस्या लोकल नहीं हो सकती विशाल जी। एक लड़का नौकरी ढूंढ रहा है भारत में, ये लोकल समस्या है, ग्लोबल समस्या है। इस पर UNO में बात होती होगी, भारत में बेरोजगारी है। ये आंकड़ा वैश्विक सूचकांक में यहीं से तय होता है कि कौन कितना भूखा है, कहाँ प्रेस की स्वतंत्रता कम है, कहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है, कहाँ पानी खत्म हो गया, किस देश में बिजली तक नहीं है, किस देश में मेडिकल कॉलेजेस नहीं है। हम रूस यूक्रेन जा रहे हैं अपने डॉक्टर पैदा करने के लिए, कहाँ हम डॉक्टर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, और वही डॉक्टर जब करोड़ों रुपए खर्च करके आता है तो आपसे पैसा और खून दोनों चूस लेता है। ये ग्लोबल मामले हैं, ये लोकल नहीं है। हम यही बताना चाहते हैं कि विषय जो होता है, हम विषय पर लिख रहे हैं। हमारा पात्र प्रमोद, संतोष, सुबोध ये लोकल है, मेरा विषय कतई लोकल नहीं हो सकता। तब तो प्रेमचंद का एक भी कहानी अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। किसी में जमीन का झगड़ा है, किसी में पूस की रात में तो कुकुर सो रहा है हल्कू के साथ खेत में, क्या है इसमें? अमेरिका पर इसमें क्या चर्चा होगा? तो चर्चा क्या होगा? एक किसान की दयनीय स्थिति। ये ग्लोबल मामला है। मैं यही कह रहा हूं कि हिंदी के विषयों का जो परिधि है उसको हमेशा संकुचित करके देखा गया है। भाई जब हंगर इंडेक्स कैसे तय होगा? मेरे थाली से तय होगा ना। भारत भूख के सूचकांक में कहाँ है? ये बिरंचिया के थाली से तय होगा ना। ये हमारे गांव की बुधनी माई कितना खाना खा रही है उसी से न तय होगा कि हम वैश्विक भूख सूचकांक में कहाँ हैं। अगर भूटान हैप्पीनेस इंडेक्स में आगे है तो वहाँ के आम आदमी की मुस्कुराहटों से न तय होगा। हम अगर प्रसन्नता के सूचकांक में बहुत पीछे हैं तो हमारे लोकल आदमी के चेहरे के दुख से नहीं तय होगा। तो ये लोकल जिसे हम समझ रहे हैं ना, यही इंटरनेशनल है एक्चुअली। लेकिन हम अपनी कहानियों का परिधि बदल देते हैं। अभी आपने रूस यूक्रेन का युद्ध, और उसमें एक युद्धबंदी की दास्तां, वो लोकल है, उसका समस्या है अगर हम माने तो। लेकिन नहीं, एक युद्धबंदी का जो दर्द होता है वो उस मामला अंतर्राष्ट्रीय है। वो भारत पाकिस्तान के युद्ध में भी अगर होगा तो इसीलिए मामला यही है, हम लोकल विषय पर नहीं। ये क्या होता है, बोलचाल की भाषा, लोकल, ये शब्द ऐसे है ना, अचानक से विमर्श ठप कर देते हैं। और आप जैसे गुणी और लोकप्रिय और
दूसरा साहित्य में रुचि रखने वाले लोग, आप लोगों से हम लोग को उम्मीद है, आप लोग इन सब शब्दों का भ्रम जाल तोड़ दीजिए। नहीं, भ्रम जाल टूटेगा। मैं जो बात कर रहा था वो रियलिस्टिक फिक्शन की बात नहीं कर रहा था। मैं समझ गया, ये जो मैं फैंटेसी में जा रहा था कि क्या हम आप दोनों की बात, मेरी चर्चा नहीं थी, रियलिस्टिक फिक्शन की चर्चा नहीं थी। चर्चा ये थी कि भारत में लेखक और भी जॉनरा में होंगे, पूरा फिक्शन, पूरा मसाला लिखने वाले भी होंगे, बट जो एक क्या ऐसा है, जैसे केवल लेखन में ही नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप में भी हम ले लें, हम हर चीज में ले लें, जो भारत में आपके लेखक में जो बात मैं यूनिक को बता रहा हूँ। नहीं, उसका क्या, उसका सांस्कृतिक कारण है। जैसे हैरी पॉटर भारत में नहीं लिखा जा सकता, सांस्कृतिक कारण है, वो कारण क्वालिटी का नहीं है। जैसे कि हम बहुत ऐसे, अब हम अवतार जैसे फिल्मों की कहानियां लेके आते हैं, हम कहेंगे भारत में ऐसा क्यों नहीं बन सकता। भारत में बनेगा, गरुड़ पुराण से बनाइए फिर। एक देखिए, एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी है, इसका क्वालिटी से नहीं लेना देना है। हम उस दौड़ में है ही नहीं, हम क्यों जाएं, वो भी मेरी दौड़ में नहीं है ना। हम अगर मान लीजिए कि हम अगर कहानी, तो गरुड़ पुराण की कहानियां उठाइए, हम बनाएंगे कि एक आदमी नरक गया, पाप करके आया, इतना बड़ा कढ़ाई है, ये बन चुका है, लेकिन उसका विजुअलाइजेशन इतना कमजोर रहा होगा, डायरेक्शन उसका इतना कमजोर रहा होगा, या अपने ही पुरानों की कहानियों पर ही हमारा भरोसा पीढ़ियों का इतना कमजोर रहा होगा कि हम उसको बहुत महत्वपूर्ण मान के नहीं देख रहे हैं। और यूरोप में एक काला जादू और भुतहा इतिहास, जितना अंधविश्वास और आडंबर यूरोप के दुनिया में है, वहां लंदन में बीच बाजार का कोई ऐसा बिल्डिंग होगा जिसमें वो लोग बोलता है इसमें भूत रहता है। हम तो बोलते हैं कि बाजार में भूत भाग जाता है, हम इमली गाछ पर ही भूत रखते हैं। और ये भी मतलब इतना अंधविश्वासी है वो लोग। और ये भी बात, मतलब मैं यहाँ बस बोलूंगा कि ये जो हम देखते हैं हॉरर वगैरह, उसमें तो आप देखिए कि क्रॉस लेके भी खड़े हैं तो मर जा रहे हैं, या हनुमान चालीसा से भूत भाग जा रहे हैं। तो ये सांस्कृतिक पक्ष है हमारी संस्कृति में उस तरह की चीजें है नहीं, इसलिए हम नहीं शायद लिख रहे हैं। लेकिन अब आयातित अगर विचार आएंगे तो फिर उसको तो आपको सोच के लिखना होगा, तो ऐसा कोई लिखेगा। मुझे लगता है अगर वो नहीं लिख रहा है तो हमें कमी नहीं है। अच्छा, तो जो आप ये बात बोल रहे थे ना कि गेम ऑफ थ्रोन्स या हैरी पॉटर या ये जो दुनिया, चूंकि मैंने कुछ दिन चैनल में भी काम किया, मैं कमिश्निंग टीम में था, कि कॉन्सेप्ट आते थे और मैं तय करता था कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वहाँ पे क्या होता था कि जैसे अगर बाहुबली जैसे जब बना है ना, जब बाहुबली जैसी कहानी, मैं अभी चूंकि एक मिनट इसको कहानी के टर्म में देखते हैं, इसको किताब से हटा देते हैं। तो जब बाहुबली की कहानी आई तो पहली बार एक व्यक्ति ऐसा खड़ा हुआ कि उसने कहा भाई मैं तो 500-700 करोड़ की एक पिक्चर बना रहा हूँ, 2 पार्ट में बनाऊंगा, है ना। उससे पहले ये लैंडस्केप ही नहीं था कि 2 पार्ट में पिक्चर बनेगी। भाई नॉर्मली क्या था, पिक्चर एक हिट हो गई, हेरा फेरी हिट हो गई तो हेरा फेरी का फिर हेरा फेरी बन गई, या गोलमाल हिट हो गई तो 4 गोलमाल बन गई। लेकिन एक आदमी उसने कहा मैं बनाऊंगा ही 2 पार्ट में, है ना, वो खड़ा हो गया कि मैं बनाऊंगा। और उसमें भी पूरे देश में साला सबसे बड़ा सवाल हो गया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ये जब बाहुबली वाला, एक तो वो जो राजमौली ने वो जो ब्रेक किया ना, अब आप देखो कहानी बहुत वैसी हमारी बिल्कुल दंत कथा जैसी कहानी है। एक राजा है, उसके बेटे को उसका राजपाट नहीं मिला है, और वो है। मैं जब इस पूरे उसको देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ये एक आदमी ने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया ना कि हम इतना कन्विंसिंगली कर सकते हैं। अदरवाइज आदमी क्या सोचता था, देखता अरे यार इतना पैसा लग गया, इसमें तो एक्टर भी वहां का सबसे बड़ा नहीं था उस समय। भाई कोई उसमें तो ऐसा नहीं था ना कि देश का सबसे बड़ा एक्टर उस समय का काम कर रहा हो। 3 साल तक उसने कोई फिल्म नहीं की, वो नहीं किया। एक आदमी के कन्विक्शन पे इतना बड़ा एक खड़ा हुआ, एक ने ब्रेक किया, और वो इतना हिट रहा कि उसके बाद से वो इतना प्रॉफिट, सेकंड फिल्म कितनी प्रॉफिटेबल हो गई। एक इस तरीके के स्पेस में जब हम जाते हैं तो एक जो हम लोग कई बार ना, जो कहानियां हमारे यहाँ हैं वो बहुत बड़ी हैं। इसी को बाहुबली वाली जो पूरी कहानी में, पर्व जो किताब है भैरप्पा की पढ़ रहा था, उसमें एक पैराग्राफ है। इसमें क्या है बाहुबली में कि एक लड़का एक दूसरी दुनिया में, कि उसके ऊपर कुछ दुनिया, उसको क्यूरियोसिटी है ना, कि वहां पे कुछ है जो उसकी अपनी दुनिया है, और वहां पे एक नहर कूदना चाहता है, नहीं कूद पाता है। फिर वो पूरा एक चलता है वहां पे, क्योंकि वो नहर की तरफ का है, और हम रिलेट करते हैं, हमें पता है एज अ ऑडियंस कि अच्छा ये तो उसकी दुनिया है, पहुंचेगा कभी ना कभी, और हम उससे रिलेट करते हैं। आ जाता है पर्व में एग्जैक्टली ये पैराग्राफ है, जब पांडु जाते हैं और जब रह रहे होते हैं अपनी दोनों बीवियों के साथ अलग, तो जब वहां पे ना देवलोक से आते हैं, इंद्र आते हैं, जब वो प्रोसेस होता है ना कि अब इनको रहना है यहाँ पे और ये बच्चे नहीं हो सकते, तो अलग अलग देवता आते हैं ना, कि वहाँ का कोई सेनापति आ रहा है, वहाँ का आ रहा है। तो एग्जैक्टली वहाँ के उसमें एक जगह, उसमें एक सीक्वेंस था एग्जैक्टली कि उन बच्चों को, या अर्जुन को है जिसमें मैं वो नाम भूल रहा हूँ, एक पैराग्राफ एग्जैक्ट है कि उसके झरने के उस तरफ उसको क्यूरियोसिटी है। जब मैंने मार्क करके रखा, मैंने कहा अरे ये तो बाहुबली की मतलब बाहुबली का कितना स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है उस पूरी कहानी में। बाकी कहानी वैसे चलती है। बात ये है कि क्या
राजमौली जी ने जब बाहुबली बनाई तो क्या वो उनकी पहली फिल्म थी? उनकी वो 10वीं फिल्म थी या 8वीं फिल्म थी, जो भी थी। उनको इतना वो कर चुके थे कि अब वो 3 साल जीवन का आराम से उस पर दे सकते थे। क्या हमारे पास, लेखकों के पास वो मौका, वो कंफर्ट, वो खिलंदड़पना है कि हम 3 साल कुछ ना करें और हम गेम ऑफ थ्रोन्स या चूंकि महाभारत हम लोगों ने इतना रचा बसा, हमारी दादी नानी भी सुना देती हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड उसका स्ट्रक्चर है, हमारी नानी ऐसे चलते फिरते कोई भी सुना देगा, गाँव में कहीं पे भी सुना देंगे। तो हम क्या इतना मौका दे रहे हैं? हमारे लेखक के पास इतना टाइम है, इतना उसके पास एक कंफर्ट है कि वो 700 पेज की किताब लिख पाए उस फॉर्म में। ये भी तो एक चीज देखनी पड़े हम लोग को। तो मुझे जैसे ही वो 250 होता है तो मुझे लगता है भाई ये तो पाठक को तो रील देखने का टाइम हो गया उसके, वो कैसे पढ़ेगा? ये भी तो एक प्रेशर चल रहा है ना आपके उस पे कि आपको, हम लोग किताब से कम्पीट थोड़ी ना कर रहे हैं। नीलोत्पल किताब मेरी किताब से थोड़ी ना कम्पीट कर रहे हैं, हम दोनों लोग रील से कम्पीट कर रहे हैं कि भाई ये ऐसा कुछ लिखो कि ये जुड़ा रहे। तो वो जो है ना, वो आई एम श्योर यहाँ पे, बल्कि एक मैं किताब के रेफरेंस से भी बता दूं चूंकि ये बात आई है, तो विवेक राइटर है, उन्होंने अर्थला मुझे लगता है 5-7 पार्ट में वो किताब लिख रहे हैं। 3 पार्ट आ चुका है शायद, 3 या 4 उसका, और वो एक अजब ही दुनिया उन्होंने क्रिएट कर दी जिसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। और मैं मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि किसी ना किसी दिन अगर मुंबई में उस पर किसी की नज़र नहीं पड़ेगी तो तमिल इंडस्ट्री में पड़ेगी, तमिल में नहीं पड़ेगी तो तेलुगु में पड़ेगी, और इनमें से किसी में भी नहीं पड़ेगी तो एक दिन हॉलीवुड पे उस किताब की नज़र जाएगी और उस पर कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार होगा। और इस बात को अगर ऐसा कभी सच होता है तो मैं विवेक से रॉयल्टी भी लूंगा 10% की, इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। हमारी टीम की भी उस पर नज़र है। 1-2 लोग फैन हैं और डायरेक्ट DM करते हैं कि अब अगला है कि नहीं, जिंदा है कि नहीं। नहीं, अरे बहुत यंग है, हम लोगों से भी कम एज है विवेक तो की। लिख रहे हैं और वो तो 100 किताब लिखे हैं, हम लोग तो ये शुभकामना देंगे। तो वो उस तरह की दुनिया लिख ही रहे हैं। वही मैंने कहा ना, चूंकि वो हिंदी में लिख रहे हैं, अब विवेक हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी के पाठकों के, आप, मुझे कई बार लोग ऐसे भी पाठक हैं जिनको मैंने कहा कि आपकी कॉपी पायरेटेड है, अब उनको फ़ोन कर रहा है, हमने भैया नकली कहानी पढ़ ली। मैंने कहा भाई कहानी वही है, वो पन्ना उन्ना नकली है। तो वो लोग, मान लीजिए ये भी एक चुनौती है, लेकिन हिंदी में ये सब चुनौतियां हैं। और उन्होंने ठीक कहा कि वो लिख रहे हैं वो लोग, सुपर नेचुरल पावर अलग दुनिया है उसकी, अलग ये है। वो अंग्रेजी में लिखी रहती तो आप उसको, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर अर्थला की जिस आपने तो, क्योंकि विषय पर हम बात नहीं करते हैं, माध्यम पर बात हो रही है, माध्यम पे ही बात हो रही है। इसमें समाप्त कर रहे हैं, तो इसमें बस आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपके लिए प्रथम पुस्तक पब्लिश करना कितना हार्ड और कितना आसान रहा? मतलब आप दोनों से बहुत छोटे 1-1.5 मिनट में, या फिर इससे हमारे किसी दर्शक को कोई लाभ हो, वो अगर कुछ लिख रहे हो। तो मेरे लिए ना एक्चुअली वो जो रास्ता है, नॉर्मली जैसे कोई किताब लिखे वो मैं बता देता हूँ कि क्या होता है। आपने अगर शॉर्ट स्टोरी लिखी है या नॉवेल लिखी है तो जो भी, देखिए कई बार लोग हम कैसे छपें, जो सवाल है ना, ये अपने आप में आप देखिए अमेजोन पे किताब मिल रही है, आप जाइए कोई भी वेबसाइट पे जहाँ मिल रही है आप जाइए, आप देखिए कि आप जैसी किताब पढ़ते हैं या जैसी भी किताब आपको सही लगती है, वो कोई ना कोई उसमें सब डिटेल रहता है, कौन पब्लिशर है, उस पब्लिशर की एक वेबसाइट है, उसमें एक तरीका है कि वो मैन्युस्क्रिप्ट कैसे लेते हैं। जिस भी, मतलब ये हर पब्लिशर ने अपने वेबसाइट पे कहीं ना कहीं डाल रखा है कि शॉर्ट स्टोरी है तो 5 आपको कहानियां भेजनी पड़ेंगी, अपना परिचय भेजना है, परिचय कई जगह ज़रूरी भी नहीं होता है, और वो नॉर्मली 4 से 6 से 10-12 हफ्ते भी लग सकते हैं, क्योंकि रोज 50 मैन्युस्क्रिप्ट आ रही होती, तो एक टाइम लगता है उसको प्रोसेस होने में। तो ये तो नॉर्मल तरीका है। लेकिन जब मैं पैदा हो रहा था इस दुनिया में तो मेरे पब्लिशर भी तभी पैदा हो रहे थे। अच्छा। तो हम दोनों लोग एक साथ लगभग हुए। तो उनको पब्लिकेशन हाउस उस समय था, और वो नए लेखकों को या नए लेखकों के अलग तरीके की एक उन्होंने खोज कर रहे थे वो। तो उस समय हम दोनों का वो समय मैच कर गया। हिंदुम अब जितना बड़ा है जो हम जहाँ से हैं, वो उस समय तक ऐसा थोड़ी था। उस समय तक तो हम लोग ऐसे बात करते थे ना कि अच्छा, तब तो हमें ये भी नहीं पता था कि कितने GSM का पेपर होता है, क्या होता है, अभी भी नहीं पता है, लेकिन ये सब था ही नहीं। तो मेरे लिए वो थोड़ा रास्ता अलग रहा, क्योंकि ब्लॉग की दुनिया से मैं शैलेश जी को जानता था, तो उनका एक काम का एक तरीका था, वो हिंदी को लेके जो कर रहे थे वो तो ब्लॉग की दुनिया से शुरू हुए थे ना, कि बहुत लोग हर महीने यूनी कवि बन रहे हैं। तो मेरा तो टारगेट यही था जीवन में कि जिस दिन मैं हिंदुम का यूनी कवि बन गया उस दिन मेरा जीवन सफल हो गया। मैं कभी नहीं आया उसमें फर्स्ट, एक बार 3rd तक पहुंचा, लेकिन मैं नहीं आया। मैं अभी भी सोचता हूँ कि अगर मैं यूनी कवि हो गया होता तो मैं कहानी कभी नहीं लिखता, है ना। तो लेकिन नॉर्मली जो तरीका है वो यही है कि आप लिखिए, जो पब्लिशर आपको लगता है आपके जैसी कहानियां आपको कर रहे हैं, आप और सब जगह भेजिए, कहीं एक के भरोसे मत बैठिए। आप जहाँ पे भी आपको डालना है हवा में डाल दीजिए, आपसे कोई मैच करेगा तो ले आएगा। और नहीं, अगर आपको पेशेंस है इतना, तो सेल्फ पब्लिशिंग गूगल भी करेंगे तो हिंदुस्तान में 150 ऑप्शन है सेल्फ पब्लिश करने। आप किताब छपवाइए, 200 घर पे रखिए, अपना एक सोशल सर्किल में किताब दीजिए गिफ्ट, और आप भी इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे। वो एक है। लेकिन सेल्फ पब्लिशिंग कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे लोग इवन बुरा ऑप्शन नहीं है, वो एक है दुनिया।
और बहुत डायरेक्ट है। अब तो डायरेक्ट टू पब्लिश भी है, उस पर तो हम लोग अलग एक पॉडकास्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक ऑप्शन है। और उसमें कई किताबें, मैं एक राइटर हैं अंग्रेजी में भी, वो उन्होंने बहुत लेट लिखना शुरू किया, उससे आई और बहुत बड़ी हो गई, बाद में वेस्टलैंड में छापा। नहीं, हिंदुस्तान में ही है उसे, नाम उनका गलत मुझे ना याद आ जाए इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा है। तो वो भी कोई आपको कन्विंस्ड है ना, देखिए सेल्फ पब्लिश कर रहे हो आप, कन्विंस्ड है कि ये किताब दुनिया में आनी चाहिए, तो आप नॉर्मली ये तरीका होता है। मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि मैं बहुत, जैसे वही संपादक जो है हमारे, तो क्या है ना, शुरू में जब मैं लिख रहा था तो बहुत, जब पहली कहानी गई किट्टी भैया, फिर दूसरी गई क्लास 9th भी है वो, तो हर हफ्ते ना मैं भेजता था उनको, क्योंकि उस समय तक पब्लिकेशन के पास रोज 50 मैन्युस्क्रिप्ट नहीं आ रही थी। तो वो भी शुरू, तो वो कहते थे अरे आप ना, क्या है ना, कहते लिखना आप अभी भूल जाइए, अभी जो आप विषय उठा रहे हैं ना बहुत अच्छा है। कहते बड़ा सही। सरकारी स्कूल की एक क्लास 9th भी करके कहानी थी मेरी पहली किताब, सरकारी स्कूल प्योर फॉर्म में उतने मजेदार तरीके से बहुत दिनों में उस तरीके से नहीं शायद उन्होंने पढ़ा था। बड़ा क्या सही है, तो कि मतलब यहाँ पे एक टीचर है और 2 पेन लेके बैठता है, नीला और लाल, देखता है कि ये लड़का ट्यूशन में हमारे यहाँ नहीं पढ़ता है, तो वो उसका जो है आंसर शीट है, लाल रंग के पेन से ऐसे काट देता है और वहाँ पे अंडा हक देता है। तो अंडा हगना उनको बड़ा पसंद आया, क्योंकि अंडा 0 दे देता, ये नहीं लिखा मैंने, अंडा हक देता है। मैंने कहा यार क्या यही सच्चाई है ना, हिंदी मीडियम स्कूल की सच्चाई इस देश में यही है ना। तो वो एक रेलेवेंट मौजूद बात थी, वो था, वो ऐसा हो गया। छपना आज के दिन में बिल्कुल आसान है। समस्या इस बात की आती है नए लेखकों को, क्योंकि वो एक वस्तुनिष्ठ जगह से छपना चाहते हैं, ये नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, आपको कोई छाप दे दुनिया में, आपका कंटेंट दम वाला नहीं है तो आपको कुछ नहीं हो सकता। आज मैं नहीं बोलूँगा, बड़े बड़े प्रकाशक जो इस फील्ड में हैं ऐसी ऐसी चीज़ों को छाप रहे हैं, कुछ दिन में बंद हो जाएगा हिंदी प्रकाशन उनका। अभी अंग्रेजी के वो बड़े प्रकाशक हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी में ऐसे ऐसे कंटेंट छापे हैं जो भगवान के लिए उनको नहीं छापना चाहिए था, लेकिन वो छाप रहे हैं। यानी कि छपना अब कोई मुश्किल काम नहीं है। आप छपे छपाई पर मत ध्यान दीजिए, आप कंटेंट पर ध्यान दीजिए। सेल्फ पब्लिशिंग, अगर आपको कोई नहीं छाप रहा है, सेल्फ पब्लिशिंग में जाइए, अपनी किताब लाइए, 500 किताब छपवाइए, आपके लेखन में दम होगा, आपको अगली किताब कोई छाप देगा। मात्र 500 किताब आप छपवाइए। लिटरेरी एजेंट्स का भी इंडिया में कोई रोल है? नहीं, ये सब कुछ नहीं है। ये सब प्रकाशन जगत से आई गई ये सब नौटंकी है, इसका कोई मतलब नहीं है। एक ही सूत्र बांध लीजिए, मुझे यहीं से छपना, ये मत सोचिए। मैं तो जिससे छपा एक गुमनाम सा आदमी था, जब ये छपे थे हिंदुम से, हिंदुम गुमनाम था। अब अभी जो है कई लोग नाराज हो जाते हैं, मैं हिंदुम से नहीं छपा, मैं फलना से नहीं छपा। नहीं छपे तो कोई बात नहीं है, वो उनका बैड लक है कि उनको तुम नहीं मिले, तुम दुनिया को मिल जाओ ना भाई। आप 500 किताब छपवाओ, हंगामा हो जाएगा, उसके बाद ये दौड़ के छापेंगे आपको। तो ये डिमोरलाइज नहीं होने का, मैं यहाँ छपा नहीं छपा। और जैसे आप दोनों की भाषाओं में जो लिखते हैं, मुझे लग रहा है आप पे जैसे कोई प्रेशर है कि वो भाषा को न्यायोचित तरीके से लिखना है, और इधर मैं एक अक्खड़ भाषा देखता हूँ, गालियों का भी प्रयोग देखता हूँ। नहीं तो, ऐसा है वो चूंकि नहीं, गालियों के प्रयोग के आधार पे अगर आप लेखक की भाषा का मूल्यांकन करेंगे तो नहीं, मूल्यांकन मतलब मैं ये कहना चाहूँ, आपने ऐसा जब मैन्युस्क्रिप्ट दी होगी हिंदी युग में जब भी, तो क्या रिएक्शन था कि उनको लगा कि नहीं, उनके लिए चूंकि वो किताब पढ़ते आए थे तो उन्होंने प्रेमचंद के भी कहानियों में गाली पढ़ा है। अच्छा, ठीक, उन्होंने राही मासूम राजा के भी कहानियों में गाली पढ़ा है, उन्होंने मैला आंचल में भी गाली पढ़ा है। तो उनके लिए वो नई बात नहीं थी। जो अचानक से हिंदी की दुनिया में हम ही को पढ़ने आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि प्रेमचंद के यहाँ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेमचंद के बारे में मेरे पापा बोलते थे गुड बॉय था वो। क्योंकि उनको कहानी नहीं पढ़ा है। धनिया के जब काया का वर्णन करते हैं प्रेमचंद, अगर मैं अभी उसी तरह से वर्णन कर दूं तो मैं अश्लील लेखक हो जाऊंगा। और जिस तरह से होरी गाली देता है धनिया को, और जिस शब्द का इस्तेमाल करता है, मैं अगर अभी यहाँ बोल दूं तो ये कहेगा गोदान का वो चैप्टर इसने लिखा है रात को और इसने बाद में उसमें डलवा दिया है। प्रेमचंद ऐसा नहीं लिख सकते हैं। राही मासूम राजा को कहा गया कि अगर आपके आधा गांव से गालियां निकाल दिया जाए तो इस किताब को साहित्य अकेडमी मिल जाएगा, आप निकाल दो। तो राही मासूम राजा ने कहा कि साहित्य अकेडमी धूल में मैं मिलाता हूँ, मिट्टी में। मैं अपने पात्रों की हत्या नहीं कर सकता। मैं जिस दुनिया में जन्मा हूँ वहाँ यही दुनिया, वहाँ बाप बेटे को ऐसे ही गाली देता है, तो मैं बाप और बेटा थोड़ी खत्म कर दूंगा तुम्हारे साहित्य अकेडमी के लिए। रखो अपना अवार्ड अपने पास। तो असल में हम अपनी परंपरा को अगर नहीं जानेंगे तो आप नीलोत्तम मिलान कहिएगा चूंकि आपकी कहानी में गाली, मेरी कहानी में गाली नहीं है, समाज में गाली है, काम वहाँ करिए।
नहीं, और इसी गुस्से में राही साहब ने एक और किताब लिखी, गाली उसमें वहाँ एक है। भी गाली उन्होंने नहीं डाली। मन और तो इसी गुस्से में राही साहब ने एक हाँ। और किताब लिखी जिसमें एक भी गाली नहीं थी, और उन्होंने उसके प्रीफेस में लिखा है कि किताब अपने आप में ये गाली किताब है। अपने आप में इतनी बड़ी गाली है, इसमें एक भी गाली नहीं है। कहानी गाली है। उन्होंने इस गुस्से में लिखा वो। तो यही बात है। तो वो एकदम परंपरा को पढ़ के अगर हम आएंगे तो हमें पता चलेगा गाली। तो प्रकाशकों को सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, कहानी बता देती है कि ये गाली जरूरी है नहीं है। हाँ, ये कोई भी सामान्य आदमी पता लगा सकता है कि ये गाली अनावश्यक रूप से ठूसा गया है। तो ये पूरी तरह से शिल्प का मामला है, ये लेखन के कौशल का मामला है। अब हम बाप कोई बेटे को बुला रहा है और मान लीजिए कि वो गाली दे दिया पहले सीन में बेमतलब, तो आप ये पूछिएगा ना लेखक से कि ये बाप, इसका चरित्र ऐसा है, या तो 20 पेज में इसका चरित्र पहले डिस्क्रिप्शन दो जिससे हम उम्मीद लगा ले कि अपने बेटा को ऐसे ही बुलाएगा। समझे? अगर बाप मान लीजिए कि कलेक्टर की नौकरी से आ रहा है, ऑफिस में वो अंग्रेजी में बात कर रहा है, अपने कलीग से वो अच्छे से बात कर रहा है, और अचानक से बेटा घर में घुसेगा और खैनी लगाना शुरू कर देगा और गरियाना शुरू कर देगा, तो आप कहेगा नहीं मसाला डालने के लिए ऐसा बना रहा है। या तो कैरेक्टर उसे बिल्डअप करिए, तो वो आप पता लगाएंगे कि कहानी में जरूरी था या नहीं। अब मैं डार्क हॉर्स में 3 लड़कों की कहानी अगर लिख रहा हूं, वो आपस में ऐसा कैसे हो सकता है कि मुखर्जी नगर में बैठा हुआ लड़का एक दूसरे से बात करते वक्त एक बार ये शब्द नहीं बोलेगा? ऐसा हो सकता है क्या? आप कहिएगा कि नहीं भी बोलते तो काम चल जाता, मैं भी कहता हूं कि चल जाता, लेकिन कई बार अश्लील और छुपाए जाने वाले दृश्य इसलिए भी लेखक दिखाता है क्योंकि वही उसकी प्रामाणिकता का आधार है। आप उसी से उसको प्रामाणिक मानते हैं, इसलिए भी हम दिखाते हैं। और दूसरा है कि आप, समाज तो अपनी गंदगी छुपा ही रहा है। एक लेखक अगर समाज की गंदगी पर अपना मोटा कंबल डाल देगा और कहेगा उधर से आइए, इधर कुछ नहीं, बर्फ रखे हैं, पनीर झाँप के रखे हैं, तो फिर हम लेखक का आएगा। मेरा तो काम है कंबल हटाना और दिखाना कि काम समाज पे करो। यहाँ लोग काम लेखक पर कर रहे हैं, आप गाली क्यों लिखते हैं? हम कहते हैं भाई ये आदमी गाली देता है, इसकी कहानी हम लिखे, इसका मुंह इतना खराब है, तो उस पर काम करो ना, हम पे काहे कर रहे हो? हमने तो इसकी कहानी लिखी है। तो इस देश समाज सुधारक नहीं है, लेखक सुधारक। लेखक को कह रहा है कि देखिए समाज में कुछ भी चल रहा है, आपको थोड़ा समझना चाहिए, पढ़े लिखे आदमी है। भाई मेरा काम है डॉक्टरी का। मैं, एक मरीज आएगा मेरे पास, उसका पूरा खूबसूरत शरीर मुझे नहीं दिखेगा, एक फोड़ा यहाँ पर है, मेरा काम है फोड़वा पर दवा लगाना। इससे कोई मतलब नहीं कि लड़का कितना खूबसूरत दिख रहा है। मेरा कहना, अच्छा फोड़ा हो गया है, दवाई दो जी, ऑपरेशन करो, जब इंजेक्शन दो, टिंचर लगाओ। आप कहिएगा कि डॉक्टर बड़ा नेगेटिव है, मेरा पूरा खूबसूरत शरीर उसको नहीं दिखा है, फोड़वा पर ध्यान लगाया है। डॉक्टरी का काम है, डॉक्टर का काम है। तो इसको यहीं पर आज के पॉडकास्ट को समाप्त करेंगे। और चूँकि मतलब नीलोत्पल जी इतने अच्छे कवि भी हैं और इतना अच्छा आप गाते भी हैं, और मेरी माँ भी यहाँ पे हैं, और एक हमें बहुत पसंद भी है आपके माँ के ऊपर एक पंक्तियाँ हैं, तो वो कुछ अगर सुनाएंगे तो सुना देता हूँ, तो बहुत अच्छा लगेगा। मोह माँ ये दुनिया रे तेरे आंचल से छोटी है, रे तेरे आंचल से छोटी है। बचपन में 1 रुपया जिद से जो मांगा था, बचपन में 1 रुपया जिद से जो मांगा था, उसकी खन खन के आगे दौलत सब खोटी है। ओ माँ ये दुनिया रे तेरे आंचल से छोटी है, तेरे आंचल से छोटी है। कि थाली में लेकर खाना, मेरे पीछे पीछे आना, 3 सूखी रोटियों से सारे दर्शन समझाना। कहना मत मुंह फेरिए ऐसे नहीं आया है, अरे जला खून बहा पसीना तब जा कमाया है। खा ले बेटा ये मेहनत की रोटी है। ओह माँ
ये दुनिया तेरे आंचल से छोटी है। एक बंद है आखिरी कि खुद तो मटमैली हो गई मुझको चमकाने में, खुद को बुझा लिया है मेरा दिया जलाने में, मेरी बलाएं लेती रहती है रोज परेशान, मेरे लिए सपने बुनती काट खुद को रेसा रेसा, ऐसी तो इस दुनिया में बस माँ ही होती है। ओह माँ ये दुनिया रे तेरे आंचल से छोटी है, रे तेरे आंचल से छोटी है माँ। बहुत अच्छे नोट पे। वाह, अब कुछ बोलने का मन नहीं है, खराब नहीं करूँगा मैं। इसी के साथ भाषा पर हमने आज बात करने की तैयारी की, हिंदी भाषा पर। भाषा से कोई लड़ाई नहीं है पर्सनल, ना इंग्लिश से कोई लड़ाई है, ना उर्दू से, ना हिंदी से। भाषा माध्यम है, विषय जैसे नीलोत्पल जी ने बताया विषय ज़रूरी है। नीलोत्पल जी ही कहते हैं, इनकी ही नॉवेल में पढ़ा था कि अंग्रेजी व्यापार की भाषा है, उर्दू प्यार की और हिंदी व्यवहार की। तो भाषा को भाषा समझकर किसी भाषा का निरादर न करें, और हिंदी भाषा में जो भी लिखा गया है उसको भी पढ़ना प्रारंभ करें।